एक्सप्लेन प्लीज। ठीक है। Sir, suppose if the landlord is not there at all and the property has to be done, it has to be in conveyance. How it can be done? वही है डीम कन्वेंस ना, नहीं अभी landlord is कोई तो लैंडलॉर्ड नहीं है, वही डीम कन्वेंस है। That is actual deemed conveyance. That is the purpose. एक तो कन्वेंस है, देखिए उधर क्या बोलता है, if the landlord does not transfer, तो does not transfer में this is also one of the condition, मतलब reason for why the land not getting transferred. You have to interpret in such a manner. उसमें क्या बोलता है, the land has to be transferred from the landlord to the society after 4 months, either after the formation of or 3 months after obtaining OC. लिखा है वो सेक्शन 11 ऑफ मोपा। कॉपरेट नहीं करता है लैंडलॉर्ड, ऑपरेट नहीं करता है, जानबूझ के नहीं देता है, या फिर लैंडलॉर्ड है ही नहीं देने के लिए, दिस कैन बी एनी रीजन। लैंडलॉर्ड है ही नहीं, तो मैंने वही बोला ना कि इफ यू नो दैट दैट इज द लैंड, ही इज द लैंडलॉर्ड एंड दैट पर्सन इज नॉट देयर, इज नॉट अलाइव और नोबडी इज देयर टू रिप्रेजेंट हिम, और कोई भी नहीं, खत्म हो चुका है, नोबडी इज क्लेमिंग, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। Suppose the landlord is there and they are out of station and the property has to be done. नोबडी हैज, Property has to be done in conveyance. उसको नोटिस देना पड़ेगा ना पहला। देखिए डीम कन्वेंस में भी सबसे पहला प्रक्रिया कन्वेंस का ही होता है। इट स्टार्ट्स विद कन्वेंस एंड एंड्स विद डीम कन्वेंस। व्हाट इज कन्वेंस? गेटिंग द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। यू विल फर्स्ट इंटीमेट हिम, आपको देना था 4 महीने में देना था, सोसाइटी 1975 का है, आपको तो 1975 जनवरी का, आपको 1975 अप्रैल तक मेरे को कन्वेंस करके देना था एक्ट के हिसाब से, 4 महीने का टाइम था, आपने नहीं किया। बट हम भी सोए थे, हमने भी 2005 में जाग उठे ना 40 साल के बाद कि मेरे को कन्वेंस चाहिए। क्यों चाहिए? डेवलपमेंट करना है, नहीं तो हमको मालूम ही नहीं था कन्वेंस क्या है, बराबर है, हम तो सो रहे थे। तो पहला प्रक्रिया कन्वेंस का ही है। नोटिस जब भेजते हो लैंड ओनर को, तभी आप बोलते हो कन्वेंस दो करके ही भेजते हो नोटिस, ये नहीं भेजते हो कि मैं डीम कन्वेंस कर रहा हूँ, आप भेजते हो कि कन्वेंस कर रहे हो, जब कन्वेंस चाहिए आप दे दो, नहीं आएगा, दूसरा नोटिस नहीं आएगा, तीसरा नोटिस नहीं आएगा, पब्लिक नोटिस, देन रजिस्टर, फिर रजिस्टर को बोलोगे या तो उसको बुला के देने को बोलो, या वो नहीं आ रहा नहीं दे रहा तो आप दे दो, इसके लिए बना हुआ है। बट आप लोग वैसा नहीं करता है, ये आपको कन्वेंस लेने का प्रोसीजर भी ऐसी है, आप देखो ऐसी सेम सिमिलर आएगा, या इसमें से कोई आप फॉलो नहीं करते हो, फिर रजिस्टर से ऑर्डर ले लेते हो, फिर प्रोसीजरल लैप्स के सब से वो हाई कोर्ट में जाता है रिट पिटीशन। ये सब नहीं फॉलो करते हुए भी रजिस्ट्रार को किसने अधिकार दिया डीम कन्वेंस इसके नाम पे देने का, तो रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर है उसके बेसिस पे चैलेंज। बट आपको एक्चुअली कोई भी टाइटल डिस्प्यूट है और टाइटल आपको क्लियर नहीं है, तो अभी भी आप समझ के ध्यान में रखिए कि वो डीम कन्वेंस के थ्रू नहीं हो। डीम कन्वेंस सिर्फ आपको एक मोशनल देता है, आपके नाम से एक मोशनल ट्रांसफर है। जैसा आप अभी बोल रहे हो ना कि कोई आया नहीं, कोई मिला नहीं, कोई था नहीं, बट अगर कोई आता है बाद में और क्लेम करता है कोई डिस्पाइट एवरीथिंग, अगर कोई भी आके लैंड क्लेम करता है, टाइटल क्लेम करता है, तो वो आपको रजिस्ट्रार कोई रिलीफ नहीं दे पाएगा, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। चेन ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमको तो अभी समझा ना, मेरा लैंड का टाइटल जब तुमने लिया, डीम कन्वेंस का ऑर्डर जब तुम्हारे फेवर में आया, द लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट cause of action से limitation होता है। Limitation is always from the cause of action. When was the cause of action? When I came to know that there is a deem conveyance which is happening. वही नहीं, रजिस्टर पास 2005 में किया ना, 2005 में होगा ना, 1975 में नहीं होगा। चेन ऑफ ट्रांजेक्शन होता है 2005 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 साल अगर नहीं किया तो ये लूज द राइट, ये मेन लूज द राइट, ये विल नहीं मेन। अगर आप प्रूव कर देते हो कि क्यों मैं टाइम में नहीं आया, तो कोर्ट आपको ग्रांट करेगा ना टाइम। लिमिटेशन एक्ट में काम होता है कि 3 साल बाद आएगा तो यू कंप्लीटली लूज योर राइट, यू कैन से जस्टिफाई योर डिले, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डिले कंटिन्यूशन,
can control the delay and then put the application. Condonation. Publish. Public. अब देखिए कन्वेंस का मतलब क्या है, जो ओनर के पास था जो टाइटल, वो टाइटल ही ट्रांसफर हो सकता। अगर ओनर के पास ओनरशिप था तो ओनरशिप ट्रांसफर होता, तो ओनर के पास पकड़ी था तो टेनेंसी ट्रांसफर होगा। टेनेंसी है ना आपके पास, पकड़ी में टेनेंसी है, यू आर पेइंग टेनेंसी टू द लैंडलॉर्ड, यू आर पेइंग रेंट टू द लैंडलॉर्ड, तो टेनेंसी ट्रांसफर उसमें आप अगर आप बट उसको लगता है कि आपको ओनरशिप ट्रांसफर करे तो नथिंग स्टॉप्स इट, लैंडलॉर्ड कैन स्टिल ट्रांसफर ओनरशिप कर सकता है, तो कोई रोकता नहीं आपको करने से। पैसा लिया होगा नहीं, उसका फायदा लीजिए। जो भी है देखिए, या तो आपको बोलेगा कि बाकी का एरिया का मेरे को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे दो, या पूरा एरिया का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे दो, या बाकी का एक्सपेंडिचर दे दो, मैं आपको ओनरशिप में कन्वर्ट करके देता हूँ, तो उसके ऊपर है। आप उसका कोई कहीं पर भी जाके ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो कि मेरे को 350 मिलना था 300 दिया, क्योंकि मिनिमम वहाँ पे दिया हुआ यूडीसीपीआर हमारा जो डेवलपमेंट प्लान में कितना मिलना चाहिए वो स्कीम के अंदर दिया हुआ, वो स्कीम में उतना ही है, 325 ही है आपको, 37 में 225 ही है, 325 ही है आपको, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तीन कैटेगरी है, वो तीन कैटेगरी में अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, एक 325, एक 650 और एक 1100 ऐसा कुछ है, तो ये तीन कैटेगरी के अंदर ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा एरिया नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग वापस आ जाते हैं ऑडिट सॉरी, देखो इतना कंफ्यूजन है। Not even draw. Audit fees. The government, page number 10.9. The government auditor and certified auditors take up the audit of cooperative societies which have to pay charges for the audit. So for example, अगर आपको एग्जांपल देना है तो हाउसिंग सोसाइटी का मैंने जैसा आपको बताया, जिधर भी हमको जो मालूम है इसीलिए हमको आता है उसका एग्जांपल दे दो, तो हाउसिंग सोसाइटीज का एग्जांपल आप दे सकते हो कि ऑडिट फीस क्या है ऑडिटर का, वो देना है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है देखा, जैसा फॉर एग्जांपल अभी जो इसका है अकाउंट्स एंड ऑडिट फीस करके एक आपका बैलेंस शीट में आएगा, आपने देखा होगा, उसका फीस क्या है हाउसिंग सोसाइटी में 100 रुपीज पर मंथ। नगर पालिका इसके ऊपर है ना, ईएमसी का 100 रुपीज है, नगर पालिका में जाके तो 75 रुपीज। हाँ, तो जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे 100 रुपीज पर मेंबर। जैसे जैसे आप रूरल की तरफ जाते रहो, अर्बन से जैसे जैसे रूरल जाते हो 75, 50 ऐसा कम होगा, तो ऑफिशियली आप 100 रुपीज ही कलेक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर पर्सन से मेंबर के हिसाब से। 100 मेंबर है तो 10,000 रुपये ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट आपको अगर क्यों इतने कम में मैं कैसा ऑडिट करूँ, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाऊँ, तो आप अदर एक्सपेंसेस में आप ले सकते हो, दूसरा वो आपके ऊपर कैसा लेते हो। उसको क्या करना है, इस फीस सुपरविजन रूल 74 में दिया है कि कौन से ऑडिट का कौन से कितना फीस ले सकते हैं। रूल 74 आप देख लो, उसमें दिया हुआ है कौन सा ऑडिटर कितना फीस लेना चाहिए। और before 31st and again it has to be audited, the charges are to be credited to the government treasury when it is done by the government auditor, and it has to be given to the auditor when it is done by a normal panel auditor. No maximum limit has been fixed for the audit fees. लिख दिया देखो लास्ट में, ये ऐसा पता नहीं क्यों लिखा है ऐसा, ये तो ऐसा लिखना नहीं चाहिए, ये बुक में लिखा है ठीक है, बट ये अलग से प्यारा बना है एक लेख का। ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट, पहला हमने क्या क्या देखा, पहला हमने स्कोप देखा, हमने पहला देखा कि कैटेगरी क्या है, सोसाइटीज का क्या कैटेगरी है ऑडिट में।
ग्रुप 1 ग्रुप 2। फिर हमने ऑडिटर का स्कोप देखा, कौन कौन ऑडिटर हो सकता है, एक गवर्नमेंट ऑडिटर, एक पैनल ऑडिटर। दूसरा, तीसरा हमने स्कोप देखा, ऑडिट के अंदर क्या क्या है। चौथा हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑडिट, हमने देखा ऑडिट मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या, व्हाट आर वी कवर्ड अंडर ऑडिट। देन वी सॉ क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज ABCD as per audit. Then types of audit, day audit, focus, continuous audit, internal audit, external audit, statutory audit, concurrent audit, वो देखा। फिर फीस देखा, कितना हो सकता है ऑडिट का फीस। नाउ ऑडिटर का ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, पावर्स क्या है उसके पास, हाँ फीस नहीं है, मैंने देखा है फीस। रेगुलेशन मत देखो, रूल देखो, आप रेगुलेशन देख लो, नहीं दिया, नहीं वो कॉलम एक था, मैंने देखा है, पिछले में कॉलम, पिछले में नहीं दिया, 100 रुपीस दिया होगा, मैंने देखा है, 7500 रुपीस देखा है, ठीक है, देखिए ड्यूटीज क्या है, to see whether the affairs of the society are managed as per MCS Act rules, to see whether the managing committee is discharging its duties properly, to check entries, physical verification, assets का वैल्यूएशन जो हमने पहला देखा था ऑडिटर, एक्सपेंडिचर प्रॉपर है क्या, जेन्युइन एक्सपेंडिचर है क्या, लोन अगर लिया है तो लोन का लेना देना, कलेक्शन वो सब सही है क्या, इम्प्रूव क्या करना है सोसाइटी को ऑडिट के हिसाब से, दैट इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। और उसको ऑडिट रेटिंग के हिसाब से, अगर नीचे का ऑडिट है तो उसको कैसे ऊपर लेके आना चाहिए, वो भी सजेशन देना है कि हाउ टू इंप्रूव योर ऑडिट रेटिंग। और जैसा था एक पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से, एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रार का एक रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से उसको उसका एक्टिविटीज या उसका जो भी अपीयरेंस है, जो भी कंडक्ट है उसको ऐसा रखना है। दिस आर ऑल ड्यूटीज। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर भी मेरे ख्याल से आया हुआ है क्या, ऑडिट्स में आया हुआ है। देखिए आप उसमें आया होगा, बट शायद अगर उसमें कवर होता है नहीं होता है तो ये बहुत सारी चीज़ें क्या है ना, ओवरलैप होता है सब्जेक्ट्स में, भले इन्होंने अलग अलग रखा है, बट बहुत सारा 50-60% वो सब्जेक्ट में आपको कवर हो जाएगा बहुत सारा। तो ये याद रखिए, वहाँ का क्वेश्चन भी आए तो यही आंसर लिखना, आंसर सेम है, आंसर कोई अलग नहीं है उधर का, यही आंसर है। अभी ड्यूटी और राइट में फर्क क्या है, जिम्मेदारी और अधिकार, किसने बोला, राइट, जिम्मेदारी और अधिकार। तो राइट्स क्या है, अधिकार, फ्री एक्सेस टू द बुक्स, कोई भी नहीं बोल सकता कि ऑडिटर को बुक नहीं दूंगा, मेरा अधिकार है बुक देखने, ठीक है। फ्री एक्सेस टू एसेट्स, सोसाइटी का कैश वैश, सिक्योरिटी, स्टॉक होल्डिंग जो भी है उसका सब देख सकते हैं। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रेजेंट एंड पास्ट पेपर्स ऑफ द कमिटी, ये क्यों लिखा है, प्रॉपर्ली स्पेसिफिक आंसर है, आपका आंसर ब्रॉड आंसर सही है, बट एक स्पेसिफिक आंसर है। कमेटी फॉर्म हो सकती है, दो कमेटी कैसे फॉर्म, सर फाइनेंशियल ईयर बीच में आया, करेक्ट, तो एक कमेटी से इलेक्शंस हुआ, दूसरा कमेटी आया, तभी ऑडिट हुआ, तो दूसरा वाला कमेटी से भी लेना पड़ेगा ना, उसने शायद अप्रैल से अक्टूबर तक किया हो, नया कमेटी ने फिर नवंबर से मार्च तक किया हो, तो दो लोग से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इसके लिए पॉइंट अर्लियर कमेटी, ठीक है। टू गेट द नोटिसेस ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, नोटिस गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑफ गवर्नमेंट साइन कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो राइट क्या है, उसको आपका सोसाइटी का जो भी अंदर का इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का राइट है, जनरल राइट है ये, उसके अंदर बाकी सब चीज़ें आ जाएगा। आप सोचो क्या क्या हमारा सोसाइटी का क्या रहता है, बुक्स रहता है, एसेट्स रहता है, कैश रहता है, क्या रह सकता है, रजिस्टर, ये चार चीज़ें होगा ना सोसाइटी का जो उसके ये, उसको ऐसा ब्रॉडर याद रखो और उसको एक्सपेंड करो। कवर्स ऑफ द ऑडिटर, अभी राइट और कवर में क्या है फर्क है, राइट और कवर में क्या फर्क है, राइट यूज इन पावर, राइट यूज इन पावर टू एग्जीक्यूट, राइट में मुझे अधिकार मिलता है
वो अधिकार को मैं कैसे यूज करूँ, प्रॉपर तरीके से कैसे उसको लागू कैसे करूँ, दैट इज व्हाट इज पावर. So what are his powers? What can he do? He can summon the secretary, he can summon the earlier committee, registrar को रिक्वेस्ट करके सीज कर सकता है. देखिए, देखना एक चीज होता है, सीज करना दूसरा चीज होता है. उसका राइट है देखना, राइट टू अंडरस्टैंड. He has got the right to see any records, but to seize records, he has the power to seize records also, but with the power, with the permission of the registrar. सीज कर सकते हैं. पावर और राइट में थोड़ा ही अंतर है. वो एग्जीक्यूशन है. बेसिकली पावर इज एग्जीक्यूशन ऑफ द राइट टू अटेंड जनरल बॉडी मीटिंग. ये पावर नहीं है एक्चुअली, ये राइट में आना चाहिए. ये पावर में आया है, ये राइट, ये पावर में नहीं है, इसको हम राइट में लिखें. टू सबमिट द कॉन्फिडेंशियल स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्टर. ये जैसा अभी रजिस्ट्रार एक्ट करता है, बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा, सो मोटो जरूरी आता है तो ज्यादातर वो ऑडिटर के रिपोर्ट के बेसिस पे ही सो मोटो एक्शन लेते हैं. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी इनके तरफ से जाता है उसके रिपोर्ट के बेसिस पे या उसके जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट पे दिखता है उनको, या सबमिट किया हुआ डेटा में दिखता है, उसके बेसिस पे एक्शन. और रिपोर्ट बना सकते हैं कि आपको सोसाइटी को बताए बिना, जैसा हमने पहला बताया था कि उसके पास अथॉरिटी है कि कुछ मिसमैनेजमेंट या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके देने का इसका अधिकार है. वो पावर के यूज करके वो रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को दे सकते हैं. नाउ कम्स 82 में ऑडिट रेक्टिफिकेशन. एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये समझ में आया पूरा ड्यूटीज राइट्स एंड ये कुछ डाउट है उसमें? इजी है. वो आदमी क्या काम करता है, स्कोप एक बार समझ में आ जाएगा आपको. वो स्कोप से ही सब कुछ रिलेटेड है. एक बार स्कोप पूरी तरीके से याद रखो तो आपको बाकी सब चीजें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, पावर्स सब उसी के अंदर, स्कोप के अंदर ही है. आई कैन नॉट गो बियॉन्ड माय स्कोप. मेरे को जो काम दिया मैं उसी काम में रहूंगा. अभी ये क्लास के अंदर आया हूँ मैं, इधर बैठा हूँ, तो यहाँ पे बैठ के मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं शाम को क्रिकेट खेलते समय कौन सा वर्ल्ड कप, वो आज का स्कोप में नहीं है. स्कोप क्या है इधर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेजेस, कितना चैप्टर, वो अगर मालूम पड़ गया मुझे तो उसी के अंदर ही मुझे बात करना, जो भी है डिस्कशन उसके अंदर ही हो. यू हैव टू रिमेंबर द स्कोप वेरी क्लियरली. वंस यू रिमेंबर स्कोप, अदर थिंग्स विल बी इजी. हर चीज में स्कोप ऑफ द रजिस्ट्रार, स्कोप ऑफ द मेंबर, स्कोप ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, स्कोप ऑफ द ऑडिटर. स्कोप पहले याद रखो, मेरा अंदर क्या क्या चीजें समा हो, उस चीजों को ही मेरे को हार लेके आ सकता, जो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. Can the managing secretary directly sign the registration of the society certificate? He cannot, because that does not come under his scope. Only the registrar has the authority. और किसी के पास, ऑडिटर के पास है क्या? नहीं है. बट मैडम ने लिखा ऑडिटर के पास है. एडमिनिस्ट्रेटर के पास है. इन्होंने क्या बोला, एक क्वेश्चन में वही आंसर मुझे याद आया. सेकेंड आंसर जो आपने लिखा है मैडम, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 78 issued by the assistant registrar lies before the administrator of the. It is not lying before the administrator. Registrar का order, there are two different authorities where appeal lies. One lies before the divisional joint registrar, or the second. There are two. देखिए अपील्स तीन लोगों के पास जा सकते हैं. या तो डीजीआर के पास जा सकता है, या तो मिनिस्टर के पास जा सकता है, या तो कोर्ट के पास जा सकता है. बट जनरली कोर्ट के पास नहीं जाता है रजिस्ट्रार का, क्योंकि वो स्कोप बहुत लिमिटेड है. क्योंकि आपका डिस्प्यूट, कोऑपरेटिव डिस्प्यूट के अंदर क्लासिफाई होगा तो ही कोर्ट में जाएगा. डिस्प्यूट में नहीं होगा, कंप्लेंट में क्लासिफाई होगा, वो रजिस्ट्रार के थ्रू ही जाएगा. तो ऑर्डर जो है, जो भी कंप्लेंट है आपका, अगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, it has to lie before the, either depending upon which higher authority. Administrator is not an authority. Administrator is a person who has been appointed by the registrar. तो उसका अपील, उसका ही खुद का आदमी के पास कैसे जाएगा अपील? मैं वही बोल रहा हूँ, स्कोप देखो, इधर भी वापस स्कोप देखो. एडमिनिस्ट्रेटर का क्या स्कोप है? जनरल अफेयर्स. कमिटी क्या रिप्लेसमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर, उसको किसने अपॉइंट किया है? रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया.
अभी रजिस्ट्रार ने अगर ऑर्डर दिया तो अपील कैसे उसके पास जाएगा? सबऑर्डिनेट नहीं जाएगा, सबऑर्डिनेट हो गया, मतलब सबऑर्डिनेट भी नहीं हो गया, वो एक अपॉइंटेड आदमी है, जैसा ऑडिटर अपॉइंट करता है वैसा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। तो अपील कैन नॉट गो बिफोर द रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर, इट हैज टू गो टू द हायर अथॉरिटी, नेक्स्ट लेवल, जॉइंट रजिस्ट्रार के पास जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? और भी तीन चार है, मैं वो ध्यान है, जब वो पॉइंट आएगा तो मैं बोलता हूँ। हाँ? बोला। बहुत सारे गलती मतलब उन्होंने कॉपी की उस पे वही उन्होंने कॉपी किया। अब देखो नहीं वो करना पड़ेगा, वो अभी इसमें सब बहुत सारे आंसर्स गलत है। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं इसका आंसर्स अभी नहीं लूंगा, मैं खाली चैप्टर नहीं लूंगा, मैं आंसर इसका नहीं लूंगा, आंसर मैं ऐसे लूंगा। आंसर जिसका अब मैं भी आपको रेकमेंड करता हूँ, आंसर पूरी तरह आप फॉलो मत करो, ये भी नहीं बोलूंगा कि सब कुछ गलत है, बट कौन सा सही है कौन सा गलत है नहीं मालूम पड़ेगा तो आप क्या करो, जब भी आंसर निकालते हो उसके अंदर से, जैसा अभी आपने बोला उसको वेरीफाई करो ऐड के सामने करना पड़ेगा, 2 बार डबल वेरीफाई बैलेंस में जहाँ बैलेंस एप्लीकेबल है उधर बैलेंस पे चेक करो, जहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल है एक्ट में करो। रूल बहुत कम है, रूल 1 या 2 ही आएगा, रूल में ज्यादा फोकस मत करो, और रूल इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रूल इतना आसान नहीं है, वो बैलो में कन्वर्ट हो गया होगा ज्यादातर, जो भी रूल है वो ज्यादातर आप देखो तो बैलोस में कन्वर्ट हो गया है, तो बैलोस रेफर करो, रूल को मत करो। ये 69 वगैरह रूल इतना आसान नहीं है, वो पढ़ना बहुत बड़ा है, बड़ा भी टाइम मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, रूल मत करो, रूल का कोई क्वेश्चन आए नहीं। अभी आपको ऑडिटर बनना है ना या नहीं बनना है? तो ये सब चीजें छोड़ो, अभी फोकस एक ही है, फोकस थोड़ा है, एक ही फोकस है, कोई और फोकस नहीं है, दूसरा कोई चीज हमको दिखता ही नहीं, हमको सिर्फ एग्जाम पास करना है, वही दिखता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा पैर में लगा हुआ चोट है, राइट पैर में, मेरा 3-4 दिन से बोन नीचे का पता नहीं अचानक से बहुत पेन होने लगा। हमारा कल ऑफिस का आईपीएल का हर साल होता है, तो कल मैच में मेरे को पैर का दर्द दिखाई नहीं दिया, समझा ही नहीं, आज उसका हालत ज्यादा खराब हो गया, वो मुझे मालूम नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, बट कल का दिन जब मैं गया, कितना मैचेस 7, 8, 9, 10 मैच खेले पूरा, सुबह से लेके शाम तक, सुबह 8:30 से लेके शाम का 8:30 बजे तक, वो राउंड रॉबिन लीग करते करते एलिमिनेटर जैसे आईपीएल में होता है वैसे वो हमारा मेरा टीम जीता भी वो अलग बात है, बट बोलने का क्या था, फोकस कल पैर में था ही नहीं मेरा, मैं सोचा ही नहीं पैर का कितना दर्द कर रहा है, बहुत पेन, बाद में खत्म होने के बाद स्ट्रगल किया वो, बट उससे मैंने तो समझा ही नहीं। और मेरे को आज का दिन सुबह मुझे मालूम था 10 बजे आना है, तो फिर मेरा पैर का दर्द नहीं समझा, अभी यहाँ से निकलूंगा तो समझे। तो यूडीसी है, ये सोचो मत, 69 बड़ा है, 31 छोटा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मोटा मुख है, बल्कि डबल आपके लिए नहीं, सबके लिए बोलो। ये आपको फिर अभी हम एकदम ये कर दिया ना, अपना प्रोसीजर शॉर्ट कर दिया, बुक से कर दिया, सब लोग को रहना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा है नॉट बोस्टिंग समथिंग, बट होना चाहिए। मेरा पढ़ाई के टाइम पे भी जो लोग जो नहीं करते थे वही सब्जेक्ट में लेता था, मेरे एलएलबी के जितने भी सब्जेक्ट्स है बहुत हार्डली कोई स्टूडेंट्स थे। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस बोल के हमारा एक एलएलबी में एक सब्जेक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस, शायद आप मैडम ने सुना भी होगा कि मालूम नहीं मुझे, क्योंकि वो कोई लेता ही नहीं, सब लोग कोई नहीं लेता है, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं लेता, बट मैंने लिया वो, एंड आई टॉट द यूनिवर्सिटी इन दैट सब्जेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस मतलब क्या है, अलग अलग देश में क्या क्या लॉ यूज होता है, और अगर पर्टिकुलर लॉ को कोई सिचुएशन में आपको लगाना है तो कौन सा देश का लॉ यूज होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ का मैरिज हुआ इंडिया में और वो जाके रहने लगे स्विट्जरलैंड, और
लड़की का कुछ प्रॉब्लम हो गया, इंडिया में आ गया और इंडिया में उसने डाइवोर्स का केस फाइल किया, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा इसके लिए? दे आर सिटीजन्स, फॉर एग्जांपल इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप है, सम अदर कंट्री ऑफ थाईलैंड, हियर भी है और दूसरा सिटीजन भी है, थाईलैंड वाला। बट वो कंप्लेंट फाइल किया किसी कंट्री में जाके, बोला उधर मेरे को उसने मॉलेस्ट किया है, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड पुलिस ने उसको बुक किया, तो है इंडियन, रहते दुबई में, स्विट्जरलैंड में घूमने गए, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो विच लॉ शुड बी यूज्ड एंड वेयर इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट? बहुत इंटरेस्टिंग है, बट लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मुझे भी ज्यादा मार्क नहीं मिला, बट बहुत कम लोग लेते हैं इसके लिए टॉप। वो भी बोलता हूँ, सच्चाई वही है, बट बोलने का मतलब ये है कि एंटरप्रेसिंग थोड़ा होना चाहिए कि जो इसके अंदर नहीं है वो भी, तभी आप यूनिकनेस बनेगा ना, तभी यूनिकनेस बनेगा, नहीं तो हाउ विल यू बिकम यूनिक? यू डोंट डू एनीथिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोई लेता नहीं है मास्टर्स में, एवरीबॉडी विल टेक बिजनेस लॉ, दे विल टेक आईपीआर, सब वही लेता है, सब जो इजी है, बहुत इजी है, उसमें पैसा है बहुत, बट इसमें कुछ अलग है पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग है पढ़ने के लिए, तो बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ओनली 10% इन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी 90% बाकी सब्जेक्ट्स में, तो वी हैव टू बी यूनिक इन सम वे, कुछ ऐसा अलग कुछ पढ़ो, अलग कुछ करो, तभी कुछ चल पाएंगे। और आज का दिन, आज का जमाने में, आज का मॉडर्न वर्ल्ड में इतना टेक्नोलॉजी वगैरह आने के बाद में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, हमको मालूम नहीं क्या कल क्या होगा, कहाँ पे कौन पैसा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, क्या ना परसों काम जॉब रहेगा नहीं रहेगा, हो सकता है ना, यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, इसके लिए इनोवेटिव होना चाहिए, तो इसके लिए ये एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ो, ये नहीं बोल रहा पास तो होना है, बट थोड़ा क्रिएटिविटी लेके आओ, दिस मे नॉट बी रिलेवेंट फॉर अबाउट 50% ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग हियर, who are cross 60, बट इवन अदरवाइज बहुत सारे लोग जो डॉक्टर वॉक्टर्स जो है उनका प्रोफेशन रिटायरमेंट होने के बाद में लॉ पढ़ता है, 80 तक प्रैक्टिस करता है, 60 साल के बाद में शुरू करता है, LLB करता है, 80 साल तक प्रैक्टिस करता है, वो बोला मैंने डॉक्टरी में सब कर लिया, 40 साल 20-30 साल कर लिया, हो गया मेरा, अभी मैं कुछ नया फील्ड ढूंढता हूँ, उसमें करता हूँ है बहुत सारे लोग डॉक्टर्स जो प्रैक्टिसिंग लॉयर, बहुत सारे, तो दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंटली, नॉट बी फॉर मनी, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, मेरे को ऐसा यूनिक रहना है, मेरे को अंदर से पर्सनली मेरे को अंदर से लगना चाहिए कि हाँ आई एम अ डिफरेंशिएटर, इसको देख के बोल सकता है ये कोई अलग किया है, उसके लिए ठीक है। ऑडिट फीस हो गया, राइट्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज हो गया, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, every cooperative society should submit audit rectification report to the auditor in 3 copies in the prescribed form O within a period of 3 months from the receipt of audit report. Audit report कभी मिलता है? Audit report कब तक बनाना है? हाँ? अभी हमने देखा इंटरनल ऑडिट कब तक था? 15 तो एक्सटर्नल ऑडिट कब तक है? 31 जुलाई। 3 months from 31 July is what? 30th October. 30th October. Don't tell September. September is annual general body meeting. October is audit rectification report. Maximum by that person, that day. अभी आपका ऑडिटर ने 31 जुलाई के पहले ही दे दिया है, तो डेट विल बी फ्रॉम दैट डेट, वो भी याद रखो। 31st July is the last date. Likewise, 30th September is the last date for 31st October is the last date for rectification report. तो ये याद रखना, लास्ट डेट है, उसके बाद नहीं कर सकते, बट उसके पहले अगर आपका टाइम आता है तो आपको करना है। रिमार्क बाय गिविंग द रिमार्क, तो कितना कॉपीज देना है? 3 कॉपी, 3 महीना और 31 अक्टूबर लास्ट डेट। और उसमें क्या क्या रिपोर्ट में व्हाट आर डिफेक्ट्स है, ऑल दोस थिंग्स विल बी ब्रॉट आउट
or he will submit his report, and along with the audit rectification report also he has to give his society के साथ डिस्कस करके कभी सोसाइटी कंप्लायंस करेगा इस वाले पर्टिकुलर रिमार्क जो आए हैं उसका कंप्लायंस कब होगा, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लायंस जो 1 2 3 4 5 रिमार्क्स है तो पांचों रिमार्क के अंदर क्लोज डेट भी डालना पड़ेगा कि सोसाइटी से डिस्कस किया है मैंने और सोसाइटी ने बोला है कि ये दिन के अंदर मैं ये वाला काम खत्म करूंगा ताकि मेरा ऑडिट का एक रिमार्क आया उसका कंप्लायंस भी होना चाहिए। ऑडिट एंड कंप्लायंस गो हैंड इन हैंड, कभी भी सेपरेट नहीं है। ऑडिट जब तक खत्म नहीं होता तब तक कंप्लायंस नहीं होता है, तो शुरू रहे ओपन ऑडिट रहेगा, क्लोज ऑडिट नहीं होगा, ठीक है। तो वो दो थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट, the auditor has to submit audit memorandum to the registrar as well as to the society. It is a public document. When the auditor has to report about certain serious irregularities, special report कभी आएगा when audit report, audit rectification report के साथ में कोई anomalies है, कोई irregularities करना है, तभी the special report will come. Action of the serious irregularities is required to be initiated by the administrative wing of the corporate department. So a special report is submitted to the registrar and not to the society. Moreover, if such things are included in the audit memo, which is public document, defame the society. The office bearers are persons who are responsible for irregularities. Management may also take another stand to state special report may be submitted in the following cases. ये सब कभी-कभी irregularities क्या-क्या हो सकता है उसके बारे में बताया. Infringement of act, the rules, regulations, activities which do not come under the objects. देखिए ऑब्जेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट के अगर आगे जाके काम करते हो तो इट कैन बी टर्म्ड एज इर्रेगुलर, आपके ऑडिट रिपोर्ट में आ सकते। आप बोलोगे कि मेरा सोसाइटी का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है बट मैं जाके ब्रिज बनाने का काम कर रहा हूँ, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। मैं उधर जाके रोड डाल रहा हूँ, इट इज नॉट योर ऑब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, भले नहीं काम किया होगा, चोरी नहीं किया होगा, बट आप कर ही नहीं सकते हो ना वो काम, so that will come under the special report. So these things which do not fall under your object will all form part of your special reporting. Irregular advances अगर किधर दिया है, पैसा बेनामी पैसा दिया है किसी को, कोई रिकॉर्ड नहीं है, misappropriation of fund, ये सब पैसे से रिलेटेड ही है ज़्यादातर, क्योंकि अल्टीमेटली मेंटेनेंस और ये इम्पोर्टेंट है, तो पैसा से ही है। While giving the special report, the auditor should ensure whether the circumstances warrant that the auditor should conduct thorough investigation and collect sufficient evidence, make out criminal or civil जो भी है, if the inquiry pertains to audit period for which the audit is already completed, auditor cannot take cognizance. He should definitely suggest for thorough statutory inquiry into the constitution, working and financial position of the society. Even though special report is a confidential document, the auditor should keep a note of the office. The auditor files a police complaint for the criminal act, he should give it in writing. He will have to give the list of records, whether the police can take possession of such records, about the nature and default, and as the reports to be given to the administrative section or the auditor did not suggest any particular action in the request suitable action earlier. तो इसका मतलब क्या है कि बहुत क्रिमिनल और सिविल और क्रिमिनल दोनों ऑफेंसेस बन सकता है रिपोर्ट के हिसाब से। अगर किसी ने कुछ फ्रॉड किया है, तो किसी का सिग्नेचर किसी ने डाल के पैसा निकाल लिया होगा या कुछ और फॉर्जरी कुछ किया होगा, तो ऑल दीज थिंग्स कैन कम अंडर द ऑडिट। तो ये सब चीजें रिपोर्ट करते समय इफ इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग यू कैन रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, इफ इट इज अ क्रिमिनल थिंग यू कैन आल्सो रिपोर्ट टू द पुलिस, बिकॉज क्रिमिनल ऑफेंसेस विल जनरली स्टार्ट विद द पुलिस। तो वहाँ से आप रिपोर्ट उसका देके वो उसका ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर का जो काम है which will complete will get completed once it supports the submits the report start से लेके end तक। अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, उसमें क्या है। ऑडिट रेक्टिफिकेशन के बारे में लिखना है, कितना मार्क दिया, मार्क नहीं दिया, मार्क कैसे मालूम पड़ेगा? 5 या तो 7 है, 5 या 7, 5 या तो 4 या 7 है, 4 या 7 डिपेंडिंग अपॉन। देखिए अभी फोन में तो थोड़ा कम लिख देते हैं, 7 थोड़ा कम ही लिखना पड़ेगा।
कहानी लिखने को सीखो, थोड़ा सा लिखना चाहिए कि हमने कुछ एलाबरेटेड कुछ दिया है, शायद वो आगे कहीं नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ मटेरियल है करके लिखना चाहिए। Powers of statutory auditor, powers हमने पढ़ा था अभी, powers of the auditor, ड्यूटी राइट्स और लास्ट में पावर था, और क्या है, सीजर, सीजर पावर था, और क्या था, समनिंग पावर्स था ना, इसको भी बुला सकते हैं, पास्ट मेंबर, प्रेजेंट मेंबर, रिकॉर्ड सीज कर सकते हैं रजिस्ट्रार का परमिशन लेके। फिर और एक क्या पावर है, कॉन्फिडेंशियल या स्पेशल रिपोर्ट ले सकता है, ये पावर है उसका। इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को 7 मार्क में कन्वर्ट करना है या 4 मार्क जो भी। State the provision of MCS Act to conduct audit of cooperative society and has explained how audit rectification is carried out। वापस वही है, मतलब ऑडिट रेक्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, आता है जनरली एग्जाम में आता है। तो कौन सा सेक्शन है एक्ट का, 81 एंड 82 भी है ना, 81 और 82, और ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इज 83 नहीं 82 है, 81 इज ऑडिट, 82 इज रेक्टिफिकेशन, बराबर है। दोनों ये लिखने, दोनों लिखना है आपको ऑडिट के अंदर, सिर्फ ऑडिट में छोड़ना नहीं है, ऑडिट रेक्टिफिकेशन भी लिखना है और स्पेशल रिपोर्ट भी लिखना है। These three form part of the entire audit. One is audit, one is I will also say that there is, you also write about internal audit. Audit के बारे में पूछते तो internal audit भी लिखो, date लिखो, फिर external audit लिखो, date लिखो, contents लिखो, फिर audit rectification report लिखो, फिर special report. Everything will come under audit. ये 7 marks आराम से मिले। Audit का छोड़ना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है और बड़ा नहीं है चैप्टर, और बहुत बार आता है, बराबर ना। हाँ, तो इधर का 7 मार्क और उधर का 7 मार्क, दो जगह का 7 मार्क मिल गया, 14 मार्क मिल गया आज, बराबर। तो ये थोड़ा आसान लग रहा है ना, ये काबला है बहुत सारा है, ये थोड़ा सिंपल है, इसका सजेशन हाँ, ये आपके लिए नहीं, सबके लिए। ये एक ना एक दिन तो पढ़ना ही है, अगर उसके बाद आपको रहना है इसी में तो पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम के बाद पढ़नी, एग्जाम के बाद पढ़ो, कभी भी पढ़ो, बट पढ़ो किलो में आज इसका पेजेस में नहीं गिनने का, 2 किलो का एक्सरसाइज एक्ट ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, वही है क्या, ऐसी सीक्वेंस में आ रही है, बट ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है ना। ये देखो एक्ट में क्या है ना, कभी भी मैंने शुरू में बोला था, एक्ट एकदम सीक्वेंशियल रहता है। एक्ट सीक्वेंशियल इसके लिए रहता है कि आप सोसाइटी का जब फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होता है ना, वो पूरा एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप में आता है, एक फ्लोचार्ट जैसा बन के आता है, बट इसने दिया नहीं है। सेक्शन याद रखने के लिए चैप्टर 8 जो है ना, नहीं वो सिर्फ डिस्प्यूट्स के, ये ऑफेंस पेनल्टी अलग है। देखो डिस्प्यूट्स अलग है, डिस्प्यूट आएगा तो ये ऑफेंस और पेनल्टी आएगा ना, पेनल्टी बाद में आएगा, उसमें डिस्प्यूट्स नहीं है ना, है क्या उसमें डिस्प्यूट्स है क्या अलग से। अपील, रिव्यू, रिवीजन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है ना 14 में, 14 तो ये थोड़ा ऊपर नीचे थे, तो कैसा करने का, इसके सबसे फ्लो में जाते हैं, उसको फ्लो में नहीं जाता है, फिर अब आपको बुक में जाना पड़ेगा, इसी से जाता है। एक बार फॉलो किया तो इसको अभी चेंज नहीं करेंगे। आप सेक्शन वाइज बोल रहे हो, देखो बस सेक्शन का सीक्वेंस में जाओ, आप बताओ कैसा करना है, चैप्टर वाइज ही जाओ, इसको देखो ये सबके पास नहीं है और वो देखना पड़ेगा। नहीं ये भी ना सीक्वेंस देखने के लिए सब लोग कवर नहीं करने वाला है, तो ये दिमाग में इसी को ले लेते हैं, ये दिमाग में बैठा कर वो आप बाद में पढ़ लो, हाथ में भी सकता है वो गूगल वगैरह सब देखने से अच्छा। और ये अभी समझ रहा है ना, ये अभी ऑडिट पढ़ा, इसके अंदर जितना एग्जाम के लिए था उतना ही है, ये बाहर का कुछ नहीं है इसमें, ऑडिट में बहुत सारी चीजें आओ, बट अभी इसमें है ही नहीं,
स्पेशली जो एग्जाम में मार्क पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, उसी के बारे में वही पढ़ेंगे ना। हाँ? ये क्वेश्चन आपको ऑडिट में भी है सेम, ये दोनों क्वेश्चन ऑडिट में आएगा। अगर लकीली आ गया दोनों एग्जाम में तो हाँ आएगा आएगा, अगर नहीं भी आएगा इसके आसपास का भी आएगा तो यही लिखो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। ऑडिट करके ए करके देख लिया तो सीधा आना चाहिए, स्टोरी लिखने का उसमें। चलो, offenses and penalties. Offenses as per provision of MCS Act 1963 and penalties of these offenses. अभी सीधा क्या करेंगे हम लोग, ये जो कोई भी अगर offense मतलब क्या है, offense का मतलब क्या है? हाँ? जनरली आप इतना याद रखो कि ऑफेंस जो वर्ड है ना वो एक क्रिमिनल में यूज किया जाने वाला चीज है। जनरली एक जनरल परसेप्शन में आप देखोगे तो ऑफेंस जो है ना वो क्रिमिनल कोड में, ऑफेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटी, इट इज नॉट मोर रिलेटेड टू सिविल एक्टिविटी। सिविल में उसको आप टॉर्ट बोलते हो जनरली, या फिर आप बोलते हो कि उसको एक वायलेशन बोलते हैं। सिविल में ज्यादातर उसको वायलेशन बोलते हैं और टॉर्ट बोलते हैं, बट क्रिमिनल में उसको ज्यादातर ऑफेंस करके बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो पनिशमेंट जो होता है उसके सामने, क्रिमिनल में पनिशमेंट जो होता है वो पैसे की तरफ से होता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट तरफ से होता है, या फिर आपका डेथ के हिसाब से होता है। ये तीन चार आपका पनिशमेंट है उसके सामने। तो अभी एमसीएस एक्ट में किसी को डेथ मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? तो शायद उतना रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी इसको ऑफेंसेस ही बोलता है क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है। तो आपको एक जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ, जहाँ पर भी आप ऑफेंस देखोगे तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड का अभी चेंज हो गया, ठीक है। तो सेक्शन 146 एंड सेक्शन 146 में पूरा ऑफेंसेस दिया हुआ है, और सेक्शन 147 में पूरा पेनल्टीज दिया हुआ है, क्या क्या इसके सामने पेनल्टी आएगी। तो मैं 146 एक बार देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें मेरे को टेंशन आ रहा है इसमें देखने। ठीक है, नहीं थोड़ा क्लियर हो गया, टेंशन कम हो। नहीं कंपेयर करना पड़ेगा ना, ऐसा मतलब गलत है तो फिर वी कैन नॉट प्रोसीड विद इतना। हाँ ठीक है, बट बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि हम लोग को ये हमारे लिए एक ही हथियार है, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम रिलायंस भी रखना पड़ेगा। अभी मैं अगले टाइम से अब सावंत सर को बोल के बुक निकालता हूँ, प्रगति का बुक आप निकालो। प्रगति देखिए क्या है ना, मैं ये नहीं हमको किसी से कुछ ऐसा ये नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रगति जैसा एक प्रगति बुक जैसा सावंत बुक्स जैसा करके आप निकाल सकते हैं।
खुद का हथियार बनना, बराबर। खुद का एक ही नहीं, मतलब वो हथियार ऐसा ब्रह्मास्त्र जैसा होना चाहिए, छोटा मोटा हथियार से घूमना नहीं चाहिए। आपके साहेब से ही करेंगे। तो वो भी नहीं कर रहा। सर मला एक अनाउन्समेंट करायचं आहे. आपण तुम्ही ओळखता ॲडव्होकेट पुढे याला तुम्ही ॲडव्होकेट वैशाली पारकर. आता मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा जे नेहमी आवाज करत वैशाली असतो, पारकर आहे. सॉरी वैशाली लोटणकर. मी तुम्हाला नेहमी वर्गामध्ये हे आवाहन करत असतो की तुम्ही कामं करा. म्हणजे हा क्लास हे आपलं एक माध्यम है, ये मीडिया है अपने को एक साथ आने के लिए. ऐसा ही सुन के ये हमारी जो वैशाली लोटणकर एडवोकेट वैशाली लोटणकर है, यानी आता स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू करत आहे. ये मैं बोलता हूँ, ये हमारे ऑफिस में थी 5-6 साल, कितना साल मैडम? मेरे टीम में थी वो 5-6 साल. अभी खुशी हो रहा है सुनने में कि उन्होंने खुद का प्रैक्टिस, खुद को ऑफिस के साथ में खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया है. Very good. तर असंच तुम्ही सुद्धा आपल्या ह्या संजीवनी जाधव मॅडम आहे किंवा इतर. आता मी तुम्हाला काय सांगितलं, जी येतील ती कामं, कोणी तुम्हाला विचारलं सोसायटी रजिस्ट्रेशन करता का, हो करता, तुम्ही घ्या ती कामं. तुम्हाला सपोर्ट आमच्याकडून मिळेल, करून सुद्धा आमच्याकडून मिळेल. आणि असते असते तुम्ही प्रत्येकाने या क्षेत्रात उतरायचं, हा ह्या मागचा उद्देश आहे. तर प्रत्येकाने तुम्ही आमच्या टचमध्ये राहा. तुमची काही कामं येतील सुरुवातीला आमच्याकडे आणा. वैशाली मॅडम तुम्ही करून राहा सोसायटीची, कारण महासेवामध्ये सरांच्या अंडर त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि बऱ्याचशा लोकांना सर मार्गदर्शन करत असतात की तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करा वगैरे काही ह्या फील्डमध्ये येऊन त्यांचा नंबर देतील. त्यानंतर लिहून सुद्धा त्याचा ग्रुप में नहीं है. ग्रुपमध्ये नाही. त्या लास्ट बॅचला आपला स्टुडंट्स होत्या, DDC पास आहेत, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर आहेत. रिटर्निंग ऑफिसर भी है. और मतलब रजिस्टर का बहुत सारा लिस्ट है, एक ही रिटर्निंग ऑफिसर ही. कोऑपरेटिव्ह कोर्टात त्या स्वतः म्हणजे हा नंबर ठीक है, थैंक यू मैडम. ऑल द बेस्ट. के अंदर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेंबर व्हिच इज ऑलरेडी मॉर्गेज, ये क्यों लिखा है? जनरली क्या होता है, मॉर्गेज जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स में ऑफिस बेयरर्स का सिग्नेचर था, सब सोसाइटी के मेंबर का साइन नहीं करता. अथॉरिटी जनरल बॉडी क्या करती है? जनरल बॉडी हर समय अथॉरिटी देती है कमेटी कि जो भी जनरल बॉडी का डिसीजन बेसिस पे रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके हिसाब से हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप ये वाला पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करो, और वो सिग्नेचर के माध्यम से आप लोन ले सकते हो बैंक में, या मॉर्गेज करके कुछ और कर सकते हो, या शेयर्स ले सकते हो. शेयर मतलब नॉट शेयर मार्केट, डिबेंचर वगैरह आप खरीद सकते हो, पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. ये सब पूरा अथॉरिटी जनरल बॉडी डिसीजन लेती है, बट एग्जीक्यूशन पावर्स जनरली रहता है कमेटी के पास. ऑफिस बेयरर्स नहीं, कमेटी ही रहता है. कमेटी मतलब वो ये तीन लोग को ही आप ऑफिस बेयरर्स स्पेसिफिकली ऐसा ऑफिस बेयरर करके किधर एक्ट में कोई टर्म दिया नहीं, हमारे ऑफिसर करके दिया है बट ऑफिस बेयरर करके दिया नहीं. बट ऑफिसर के अंदर आप देखोगे तो बाकी के लोग भी आते हैं, मेंबर भी आता है, फिर आपका मैनेजर भी आता है, एवरीबॉडी इज एन ऑफिसर. फिर जो ऑफिसर सिग्नेटरी नहीं है उसको भी ऑफिसर बोला है, क्योंकि रिकॉग्नाइज जो करता है एक्ट हमारे सेक्रेटरी, चेयरमैन एंड ट्रेजरर वो करता है. तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी लिखा है, वहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी लिखा है, ज्वाइंट ट्रेजरर भी लिखा है. एवरीबॉडी इज कॉल्ड एज एन ऑफिसर, बट एक्चुअली साइन करके एग्जीक्यूशन पावर सिग्नेचर कर सकते हैं वो खाली तीन ही लोग. जिसका बैंक भी आप चाहो या कोई भी और आपको लोन देने वाला हो, क्रेडिटर हो, डेटर हो, जो भी हो, आपको रिकॉग्नाइज करेगा सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर के साइन को एक्सेप्ट करेगा. तो इसमें भी वैसे ही है कि अगर आपको पहले आपने किधर कोई चीज मॉर्गेज किया हो
और वापस उसी वापस चीज को, वापस वही एसेट को आपने दूसरी जगह मॉर्गेज किया बिना बताए या पेपर का कुछ इधर उधर करके, तो दैट इज एन ऑफेंस। तो दैट ऑफेंस इज विल, अगर आपने ऐसा काम किया तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो मैंने बोला ना, इम्प्रिजनमेंट जनरली एक सिविल प्रिजन भी होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। प्रिजन मतलब सिर्फ क्रिमिनल नहीं होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, एक सिविल में भी प्रिजन होता है। सिविल प्रिजन अलग होता है, क्रिमिनल प्रिजन अलग होता है, जगह ही अलग होती है। एक क्रिमिनल प्रिजन में आप सिविल वाले का आदमी को आप क्रिमिनल के साथ में नहीं डालते, because he is not a criminal, he is an offender, but he is a civil offender. So there are special prisons for civil offenders. वो बाकी लोगों के साथ में वो हथियार भी नहीं डालेंगे, उसके लिए अलग से जगह है जहाँ पे खाली सिविल ऑफेंडर्स को डालते। तो इम्प्रिजनमेंट है मतलब इट बिकम्स इट में भी है क्रिमिनल और इट में भी है सिविल ऑल्सो। आप ये मत समझो कि इम्प्रिजनमेंट है तो क्रिमिनल ही है, ऐसा नहीं है। सिविल ऑफेंडर को भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो इसका इम्प्रिजनमेंट और 6 महीने का फाइन अप टू 6 मंथ्स है और 500 रुपए का फाइन और बहुत। ये पेनल्टीज पूछता है क्या एग्जाम में? ये नहीं पूछता है ना कितना रुपया पेनल्टी क्या है, मुझे नहीं लगता। मैं पेपर में तो मैंने देखा नहीं है कभी ऐसा चीज। तो डेल में क्या पूछा है? ऑफेंसेस बोला है, नॉट पेनल्टीज। How much? What is the penalty against offences? ऐसा तो कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। Offences ही punishment बोला है, punishment बोला है, offences and punishments लिखा है, फिर पढ़ना पड़ेगा। ये एक ही बार आया है, एक ही बार आया है, 2010 में आया, क्यों नहीं है? तो लोगों ने बोला होगा बहुत ये मत डालो, इसके लिए अगला 15 साल आएंगे। 15 में आया, तो 20 में आया रहेगा, 25 में आएगा। लॉजिक यूज करेंगे ना, इसके लिए नहीं आया, तो अभी 100% आएगा ये 10। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हर 5 साल में पूछ रहा है, तो ये पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है सर, 2 पेज के पढ़ लेते हैं। थोड़ा देखो इसमें जनरल आप देखोगे ना, 5 साल और 3 साल इम्प्रिजनमेंट, सॉरी 6 महीना से लेके 3 साल इम्प्रिजनमेंट रहेगा और 250 रुपए से लेके 500 रुपए रहेगा। तो आप ऊपर नीचे भी लिखोगे ना तो करेक्ट करने वाले को नहीं मालूम पड़ेगा, इतना मैं वादा के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेंबर व्हिच इज ऑलरेडी मॉर्गेज। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? अगर सपोज ये हाउसिंग सोसाइटी में नहीं होता, ये हम लोग ये भी ऐसा हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो एसेट है वो हमारा खुद का घर है। बट यहाँ पे अगर सोसाइटीज में ना पर्सनल एसेट किसी का नहीं, ये एक सोसाइटी का एसेट है, बाकी सब चीजें में आप देखोगे तो सोसाइटी का एसेट है। तो सोसाइटी का एसेट किसी का होते हुए भी अगर आपने मालूम था कि ये इधर और मॉर्गेज है, उसको आप ले लो, खरीद लो, एक्वायर कर लो, तो दैट इज एन ऑफेंस। सेकेंडली ट्रांसफर जब कर रहे हो, प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है और उसको आप दूसरे नाम से ट्रांसफर कर रहे हो या सेल कर रहे हो या उसका टाइटल चेंज करने का कोशिश कर रहे हो, दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। तो दोनों ऑफेंस का आप देखोगे पनिशमेंट सिमिलर है, 6 महीना और 500 रुपीज और बहुत। पेपर तो जिसके पास होगा उसके पास होगा। ये फर्जी वाला ही है ना सर, ये सब फर्जी वाला है। ऑफेंस मतलब आप समझ लो सब फर्जी है, ऑफेंस मतलब ही फर्जी ना, गलत काम किया तो ये ऑफेंस, सही काम किया ऑफेंस ही नहीं है ना। आप पेपर के साथ ही जा रहे हो, सब कुछ प्रॉपर्ली कर रहे हो, तो तरीके से कर रहे हो, ऑफेंस का होगा। लेने वाला आदमी समझ लेने वाला आदमी को नहीं मालूम ना, उसको क्या मालूम, गुड फेथ में लिया है उसने, या उसको लगा पेपर सही है, और या तो फिर इसने इतना अच्छे तरीके से फर्जी किया है कि उसको मालूम ही नहीं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। मेरे को नहीं मालूम, मैंने ड्यू डिलिजेंस इसके लिए बोलता ड्यू डिलिजेंस करके लो, आप खरीदने से पहले या ट्रांसफर होने से पहले चेक करो। नॉर्मली हम लोग का क्या करता है टेंडेंसी, गलती होने के बाद में फिर हम लोग भागता ही इधर, वो नहीं होना चाहिए ना, पहले करो। पुलिस ने बाद में करता है, पहले करो, पहले ड्यू डिलिजेंस कर लो, पहले इंश्योर कर लो कि सब सही है, बाद में ट्रांजैक्ट करो। ट्रांजैक्ट करने के बाद इट विल मे बी टू लेट, फिर उसका प्रोसीजर भी लंबा हो जाता है। इसके पहले आपको खाली फोकस वो डॉक्यूमेंट पे ही करना है, बट एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो डॉक्यूमेंट पे तो करना ही है,
बट बाकी अथॉरिटीज के साथ भी करना है ना, तो लंबा हो जाता है टाइम, ठीक है। फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर, सेक्रेटरी, मैनेजर एक्सेट्रा टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्ट, ये इतना बड़ा ऑफेंस है, आप देखो उसका इम्प्रिजनमेंट कितना है। तो हर समय हम लोग यही बोलते हैं कि सोसाइटी में हर समय क्या है, हमारा पैसा जो मेंटेनेंस का पैसा हो या कोई भी फंड हो, सोसाइटी का फंड, सोसाइटी रिलेटेड फंड हो, उसको रिकवर करना या उसको कलेक्ट करना या उसको बरकरार रखना अपने पास, वो कितना इंपॉर्टेंट है। हर समय आप सोसाइटी हाउसिंग ले लो या नॉर्मल सोसाइटी ले लो, फंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फंड में कुछ प्लस माइनस हुआ तो उसका एक्शन भी लंबा है। 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया है, तो पुराना वाला तो 6 महीने का। इसका आप बोलोगे कि इसको मैंने 10 लाख रुपया लोन दिया बट मैं इससे रिकवर करूंगा ही नहीं, जानबूझ के मेरा मिला हुआ है, बोला आप रहने दो, छोड़ दो, देखेंगे बाद में, नहीं करता हूँ, रेस भी नहीं करता हूँ, बिल पेनल्टी भी नहीं लगाता हूँ, इंटरेस्ट भी नहीं लगाता हूँ, लगा रहेगा, बाद में सोसाइटी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सोसाइटी में आप देखो रिकवरी का, मेंटेनेंस का रिकवरी जो है 101 था, अभी 154/29 जो हो गया है, उसमें भी अगर जानबूझ के अगर सेक्रेटरी या कोई ट्रेजरर नहीं करता है रिकवरी और बोल देते हैं उसके बाद मिला हुआ है, नहीं करना चाहता है, तो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आ सकता है। ठीक है, फॉल अंडर दिस सेक्शन। आप बोल सकते हो आपकी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में अगर आपने जानबूझ के नहीं किया, एक्शन इनिशिएट नहीं किया, होता है बहुत सारे सोसाइटीज, बोलता है अपना दोस्त है, चलो 10-10, 15-15 साल तक वही सेक्रेटरी है, मालूम है उसको इतने साल से पेंडिंग है, फिर भी वो एक्शन नहीं लेता, फिर एक्शन नहीं लेता, तो दे ही कैन फॉल अंडर 146 और उसको बोल दो 147 में आपका अगेंस्ट में पनिशमेंट भी दिया हुआ है, अगर आपको ये चाहिए क्या, उसका पैसा नहीं कलेक्ट करने के जैसे 3 साल जेल में जाना चाहोगे क्या, पूछो, पूछना चाहिए मेरे So हिसाब what is the role of society manager in this chart number 2? से। वो मैनेजर क्या करता है, बहुत सारे सोसाइटी में आपको पता नहीं है कि सेक्रेटरी का एक पोस्ट ऊपर है, मैनेजर सेक्रेटरी से भी एक पोस्ट ऊपर है, सर बराबर है, कौन है, हाँ इसको पूछते हैं, नहीं है, नहीं है, मुझे तो लगता था है, क्या बात कर, What precautions? जो मैनेजर बोलता है उस पे साइन करता है सेक्रेटरी, वो अलग बात है ना, अलग बात नहीं है वो अलग बात देखो जिधर भी हेरा फेरी हुआ है पैसे का, द सेक्रेटरी, जिस सेक्रेटरी को जितना मालूम नहीं है वो मैनेजर को पता है, आप याद रखो, जिधर भी हुआ है कोई भी आप ऑफेंस में देखो, जिधर भी करोड़ों का या लाखों का पैसा इधर उधर हुआ है सोसाइटीज में, वहाँ पे जो मैनेजर है उसी का मेजर रोल है। सेक्रेटरी सिर्फ लास्ट में एक कुर्सी में बैठा हुआ, क्योंकि वो उसमें डीप में जाके इन्वॉल्व नहीं हो सकता डे टू डे एक्टिविटीज। वो मैनेजर को बोलते हैं आप सब काम करो, जिधर साइन करना है मैं साइन करूंगा, और उसके ऊपर इतना ट्रस्ट रहता है, वो जो आके साइन करने के लिए आता है उधर साइन करते हैं, क्योंकि फंसना है तो उसको मालूम है फंसना है, पकड़ेगा तो दोनों पकड़े जाएंगे, उसको मालूम है ये सब चीजें, जो करता है काम उसको पहले से ही मालूम है, जो एक्चुअल क्रिमिनल माइंड रहता है उसको मालूम है फंसेगा तो पनिशमेंट है, फिर भी करता ही है ना वो, तो ये प्री प्लान उनको मालूम है, दिमाग में करता है, इसके लिए मैनेजर का नाम लिखा, मैनेजर इज आल्सो इन्वॉल्व, ऑफिसर में मैनेजर आ गया ना इसके लिए, आप समझे, ऑफिसर में मैनेजर का नाम इसके लिए डाला है पहले उसको, क्या precautions लेने का होता है? उसको बोलने का कि हमारा क्लास अटेंड करने सबसे पहले प्रिकॉशन मतलब देखिए आप कैसे उसका रेफरेंस कहाँ से आता है, वो उसका बैकग्राउंड आप वेरीफाई करो, उसका फैमिली पता नहीं, आई डोंट नो, जैसा एक रिक्रूटमेंट में क्या क्या हो सकता है प्रॉपर, वो सब प्रिकॉशन लेना चाहिए। और आपका जो इंटरनल ऑडिट है ना, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपका बड़ा सोसाइटी है, आपका लेन देन पैसे का ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है, तो वहाँ पे आपको इंटरनल एक ऑडिट होना ही चाहिए, मंथ में एक बार या 15 डेज में एक बार, जस्ट एक नॉर्मल सब कुछ सही है क्या, ट्रांजैक्शन ओके है क्या, टैली करो ना, मंथली बैलेंस शीट बनाओ ना, एक मंथली आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो, सब टैली हो रहा है क्या देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग काम हो गया आपका, उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, पैसा का ही हेरा फेरी है ना, और कुछ नहीं है, करो, सोसाइटी में और कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारा हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ,
हाउसिंग सोसाइटी में पैसा का हेरा फेरी छोड़ के और क्या हो सकता है? आपका फ्लैट तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता दूसरा किसी को, आपका मेंबरशिप तो वो छीन नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपका पैसे का ही जो आ रहा है पैसा उसी में हेरा फेरी होगा, क्या काम आता है हुआ ना, तो उसको आप कंट्रोल करो, उसको रेगुलेट करो। तो ओपन स्पेस भी तो बेचते हैं ना बहुत सारे, ओपन स्पेस जो रहता है वो बेच देते हैं, वो भी ऑफिस की ना वो भी ऑफिस ही है ना, प्रॉपर्टी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेंबर इज ऑलरेडी मॉर्गेज और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इवन व्हेन इट इज मॉर्गेज मिसयूज रहेगा ना, इधर उसका भी है, मैंने देखा है। ओपन स्पेस मतलब बेचते हैं ना, कार पार्किंग बेच देता है, लोकल कार पार्किंग भी बेच देता है, कोई साइड में कोई खाली एरिया रहेगा वो बोलता है उधर आप यूज करो, पार्क कर दो, आप ले लेता है, ये सब ऑफेंस ही है, दे ऑल ऑफेंस। 101 में है वो, बाकी सोसाइटीज के लिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग के लिए नहीं। 154 B29 वो चेंज हो गया ना, 101 में नहीं देना, तो हाउसिंग सोसाइटी 101 नहीं देना, वो कब का हो गया ना, 19 में हो, तो रिलेट हो सकता है आपका एप्लीकेशन 101 में दे दो, प्रोसीजर भी अलग अलग है। B29 देखिए, अभी फेलियर टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द सोसाइटी एज कॉन्टेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 70, सेक्शन 70 के अंदर दिया गया है कि सोसाइटी का फंड्स आप कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर उसको छोड़ करके या फिर जनरल बॉडी डिसीजन लिया है कि इसमें आप इन्वेस्ट करो 10 लाख रुपए, आपने उसमें नहीं किए और कहां पे कर दिया, या फिर जहां पे नहीं करना चाहिए वहां पे पैसा डाल दिया, दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। बट उसका क्या है, पेनल्टी फाइन खाली 800 रुपया ही, और कोई ऑफेंस और कोई पेनल्टी नहीं है, तो इसको थोड़ा लीनियंटली छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज में देखा है कि हमने कि वहाँ पे शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट होता है, सोसाइटी का पैसा जो अलाउड नहीं है, बट अगर पकड़ा गया हो तो क्या होगा, 500 रुपया फाइन कर देते, 1 घंटे का कमाई बोलते हैं। एनीवेज ये ऑफेंस है। पैसा अगर सोसाइटी बनाने के लिए लेता है, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, एंड दैट मनी इज नॉट डिपॉजिटेड इन दी अकाउंट, बैंक अकाउंट व्हिच इज क्रिएटेड फॉर, जब भी सोसाइटी फॉर्मेशन के टाइम पे हमने शुरू में देखा था, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी में प्रोसीजर में हमने देखा था कि पहले नेम रिजर्वेशन था, याद है, नेम रिजर्वेशन के बाद में बैंक अकाउंट खोलना है, नाम होने के बाद में बैंक अकाउंट खोलना है, पैसा कलेक्ट करना है, उस बैंक अकाउंट में डालना है, आरबीआई चालान लेके उस चालान एक बनाना है और बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के चालान बनाना है। तो उस बैंक अकाउंट जब खोलते हो और वो बैंक अकाउंट ही नहीं खोलता है, मनी लेता है और वो बैंक अकाउंट में डालता ही नहीं, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस, फाइन टू डू, बट इट इज एन ऑफेंस। कलेक्शन ऑफ मनी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, चीटिंग वगैरह, वो तो चीटिंग एक बार नाम आ गया मतलब is directly related to criminal, तो वहाँ पे imprisonment of 3 years and 1000 rupees, ये सबसे ज्यादा है। अभी वो पैसा जो रिकवर करने वाला, डिफॉल्टर का रिकवर करने वाला है, वो 3 साल का था, ये 5 साल का, ये भी 3 साल का नहीं, उधर 500 रुपीज था, यहाँ पे 1000 रुपीज फाइन पेनल्टी। एजीएम नहीं बुलाने का 250 रुपीज है पेनल्टी। उसको भले देखिए अलग अलग सेक्शंस है, जैसे 75 में आप एजेंट नहीं बुलाने के लिए आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो 5 साल और बाकी एक्शन भी ले सकते हो, ये उसको छोड़ करके आप अलग से पैसे भी कलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एजेंट नहीं बोला तो 250 रुपये लेके माफ कर देगा, बोलेगा कितना भी साल तुम मत बोलो, हर साल 250 रुपीज भरते हो, ऐसा नहीं है। जैसा ये एडिशनल हमारे पास क्या है ऑफेंसेस के साथ, उतना ही बोल रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रेमेडी स्पेसिफिक सेक्शंस में है हमारे पास, जो हमने पहला पढ़ा हुआ ऑलरेडी, 75, 77, 78, 79 किया ना, उसके अंदर है। अगर आप एक्ट में देखोगे तो एक्ट में इसका पूरा एलाबोरेट दिया है सेक्शन, हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसके लिए इसमें नहीं दिख रहा है। अगर आप एक्ट 146 में जाओगे, एक्ट का 146 सेक्शन में सब जितने भी मैं बोल रहा हूँ ना, 78, 77 ए, 78 ए, 83, 89 सब कुछ है उसमें। देखो
77 ए सब कुछ है, तो ये सब उस ऑफेंस में आएगा। 73 CA, ऑल दीस आर ऑफेंसेस। ठीक है, फिर प्रोसीड। ये शायद एग्जाम में आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, नहीं देता ऑडिटर को इंफॉर्मेशन, दैट इज आल्सो, और इंक्वायरी ऑफिसर वगैरह को नहीं देता, दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। रजिस्ट्रार का डायरेक्शन अगर आप नहीं करते हो, देखो ये आप यूज कर सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव है, आपके हाउसिंग सोसाइटी में भी आप यूज कर सकते हो। रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया, फिर भी कमेटी ऑर्डर को कंप्लेन नहीं करती, फिर आपको नॉन एग्जीक्यूशन में जाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, बट उसके पास ऑलरेडी इतना सारा कंप्लेंट्स पेंडिंग है। तो नॉन एग्जीक्यूशन के साथ में यदि भी आप करते हो तभी ये वाला यूज करो, जिसमें इम्प्रिजनमेंट है 1 महीने का, भले 1 दिन का भी हो, इम्प्रिजनमेंट भी होता है। तो आप ये वाला प्रोविजन यूज करके आपका ऑर्डर, इसने जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसका कंप्लेन आज के दिन तक हुआ नहीं है, आपने बोला है 1 मंथ के अंदर करो, आज 2 महीना हो गया, कंप्लेंट्स नहीं हुआ है, तो व्हाई शुड एक्शन अंडर 147 नॉट टेकन अगेंस्ट दिस पर्सन? ही हैज टू डू दैट एज वेल एज you can also order for, he can also be ordered to for imprisonment. जनरली सर रजिस्टर ऑर्डर नहीं देगा, बट डालने में क्या है, उसके ऊपर प्रेशर लाने, उसके ऊपर प्रेशर लाने, वो आदमी जिसके ऊपर है imprisonment बोले तो थोड़ा प्रेशर आएगा, फाइन 500 रुपये बोलेगा तो नहीं आएगा, मैं वो बोल रहा हूँ। वो कमेटी इज ऑलवेज जॉइंटली एंड सेवरली, तो 10 लोग हैं तो एक को 50 रुपये आएगा, ऐसा हो सकता। इसके लिए बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर प्रेशर लाने के लिए इम्प्रिजनमेंट वाला डालो, रजिस्टर को लिखना पड़ता है। एक महीने का सजा मिल जाएगा तो सबको मिलेगा। मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? कमिटी मेंबर वगैरह सबको मिलेगा। जॉइंटली एंड सेवरली उसमें लिखने का, जिसने कंप्लेंट किया है वो कमेटी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल, इसके लिए 1 महीने का सजा सबको भुगतना है। अभी 10 लोग हैं तो 3-3 दिन ऐसा नहीं है, सब लोग एक साथ में जाएंगे नहीं, वो बोलेगा मैं 3 दिन जाता हूँ, मैं आता हूँ, मजा करके आता है। जॉइंटली एंड सेवरली है, इसके लिए वो वर्ड जॉइंटली एंड सेवरली, तो सबको जॉइंटली करना है, सेवरली कभी यूज करना है, कभी जॉइंटली यूज करना है। तो जॉइंटली इस समय इस वाले पर्टिकुलर मैटर में आप जॉइंटली यूज करो, जॉइंटली सब लोग जाओ 1 महीने के लिए। सेवरली जब यूज करना, जब सेवरली करो, सेवरली कब होता है, व्हाट इज द डिफरेंस जॉइंटली और सेवरली में? सब लोग एक साथ, जॉइंटली मतलब एक साथ में, और सेवरली मतलब अलग अलग, ऐसे नहीं है, एक ने नहीं किया तो भी दूसरे को करना पड़ेगा, उसका जिम्मेदारी भी उसकी जिम्मेदारी भी इसके ऊपर। जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब वही है, अलग अलग पकड़ो मत, जॉइंटली एंड सेवरली, जॉइंटली भी मैं हूँ और दूसरे ने नहीं किया तो भी उसको भी मुझे ही करना पड़ेगा। अभी लोन में भी ऐसे सब लोन में भी ऐसे करते हैं। सब में ऐसे ही है। कि वो जिसने गलती किया हो मर जाए, आप पकड़ो दूसरा ऐसे आदमी को, दूसरा मरेगा। आपको साथ में इसके लिए बोलते हैं अच्छे लोगों को ही साथ में रखो, बुरा आदमी को रखेगा तो तुम भी बचेगा। Failure to maintain proper books and accounts and furnishing of false information. And आया बीच में, and आया तो and का मतलब क्या है? बीच में and आया मतलब दोनों भी हो सकता है, नहीं दोनों होना है, दोनों होना है और नहीं है and। तो अगर आप बोलोगे कि प्रॉपर मेंटेन बुक नहीं किया, इसकी वजह से आप उसको 1 साल में जेल में डालो तो वो तो नहीं होगा। मैं 1 महीना मैंने ठीक से नहीं लिखा होगा, कुछ हुआ हो, मैं नहीं रहेगा या सब लैब से जुड़ा हुआ है, उसके लिए आप जाके रजिस्टर को बोलो 1 साल में इसको इंप्रिजनमेंट करो, नहीं। उसके साथ में क्या होना चाहिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब आपको आपका अंदर का वो ये दिखना चाहिए, मैनिफेस्ट दिखना चाहिए कि क्यों आपने गलत किया। तो क्रिमिनल में क्या होता है, एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड मालूम है किसी को? करेक्ट, क्या? मेंस रिया बोलते हैं क्रिमिनल में, क्या? मेंस रिया, Mens. गिल्टी माइंड, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, मतलब माइंड में आपको पता है कोई काम करने से पहले कि मैं गलत कर रहा हूँ, कभी माइंड को करते करते वो एक्शन में बाहर आता है, डेलिबरेटली किया, डेलिबरेटली किया, मतलब गलती किया है, मेंस रिया है
तो ये क्रिमिनल है, ऐसा करके कोर्ट बोलता है। उसके अंदर माइंड में ऐसा होना चाहिए, फाइंड कर द कोर्ट कि इसने काम करते समय इसको माइंड में करना है, गलत काम करके किया है, या फिर स्पॉन्टेनियसली ऐसा हो गया है। मर्डर में भी क्या बोलता है, मेंस रिया फाइंड आउट करो पहले। मर्डर करता है कोई आदमी तो उसने स्पर ऑफ द मोमेंट में कर दिया है, चाकू घुसा दिया है, कुछ किल किया है, कुछ माइंड अगर बराबर नहीं था तो ऐसा सर्कमस्टेंसेस में किया है, या फिर सोच समझ के प्लान करके इसको मर्डर करना ही है, मेरे को अंदर मालूम था फिर मैंने इसको मर्डर की, तो मेंस रिया फाइंड आउट करता है पहला कोर्ट। गिल्टी माइंड था क्या, नहीं था तो ही पनिशमेंट है, नहीं था तो पनिशमेंट रहेगा बट कम पनिशमेंट है, बड़ा ऐसा 7 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं दे, बोलेगा वो सर्कमस्टेंसेस था। हाँ उल्टा, हस्बैंड इज अ विक्टिम ऑफ वाइफ मेंस रिया। हम लोग बाद में बात इधर बहुत सारे वाइफ भी है ना, टेंशन है, ऐसा कभी निकालो मत अंदर डाल देगी। वो बोलेगा स्टूडेंट इज द सर इज द विक्टिम ऑफ स्टूडेंट्स मेंस रिया, उल्टा हो जाएगा। एनीवेज, fraudulent disposal of property by member, ये आपने बोला ना, कॉमन एरिया वगैरह बेच देता है, मैं देखा था, है ये भी है, 6 months का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर सेक्रेटरी किसी को दे दिया, आपका कॉमन एरिया बेच दिया, कार पार्किंग का सोसाइटी का एरिया है, वो किसी को बेच दिया, ऑल दिस थिंग्स कैन कम, ट्रांसफर है ना, डिस्पोजल, तो वो इसमें नहीं आएगा, एमसीएस वो अलग आएगा। ये खाली एमसीएस एक्ट पढ़ रहा हूँ, एमसीएस एक्ट कभी लागू होता है फॉर्म होने के बाद में इसका रूल्स और रेगुलेशन, उसके पहले इसमें नहीं आएगी, उसके पहले आपको दूसरा सेक्शन देखना पड़ेगा। तो आप जाओ ना, मौका में है आपके पास, तो उसको मालूम था या नहीं मालूम था, बहुत सारे बिल्डर बेचते हैं, तो आपका गलती है ना, वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ना, वो नहीं होगा ना, वो बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम था कि पार्किंग वो बेच रहा, मैंने खरीद लिया, तो वो आपका भी गलती है ना, 50% आपका भी गलती है। आपको मालूम होना चाहिए था कि मैं नहीं खरीद सकता हूँ, फिर भी आपने खरीदा, आप बोलोगे कि मुझे नहीं मालूम था, मैं तो कॉमन मैन हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। सेल पार्टनर देते ही बेचते ही, हमारा काम तो क्या है, हमारे पास आओ, पूछो ना, पूछते ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉफिट है। टैम्परिंग, ऑल्टरिंग, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब मतलब जो भी गलत काम करने के विचार से जो भी किया जाएगा ना, उसमें आप देखो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, आप इसमें से आप पढ़ोगे तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट वाला 3 सेक्शन है इसमें। एक है आपका फेलियर ऑफ एम्प्लॉय सेक्रेटरी मैनेजर टू कलेक्ट अमाउंट, दूसरा है जब आप चीटिंग करते हो पैसा को लेकर, दूसरा, और तीसरा है जब टैंपर करते हो, जो भी रिकॉर्ड्स टैंपर करते हो, ये 3 चीजों में 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, ऐसा याद रखो, ऐसा याद रखो, ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म कुछ बनाओ ये 3 चीज का, पैसा रिलेटेड और रिकॉर्ड रिलेटेड, क्योंकि आपने हेरा फेरी किया तो आपका 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, पैसा एंड रिकॉर्ड 3 years, और बाकी सब जो ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्टी, फंड्स यहाँ वहाँ पे डालते हो और एजीएम वगैरह नहीं बुलाते हो, या जो जनरल बॉडी नहीं लेते हो, या जनरल बॉडी का डिसीजन को फॉलो नहीं करते हो, ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप में होगा। इसमें आप लिख सकते हो फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 250 रुपीज टू 500 रुपीज, ऐसे लिख सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली आपको नहीं आता है, द पेनल्टी में रेंज फ्रॉम 250 रुपीज टू 500, ऐसा करके आप जनरल लिख सकते मतलब मैं सेक्रेटरी हूँ, पता रहना चाहिए ना, नहीं पता रहेगा तो ये सब हो। तो आपको किसने बोला नहीं पता करो, पता करो, करो। अब 154(b)(6) में क्या दिया, ट्रेनिंग कंपल्सरी दिया है ना, तो आपने अटेंड क्यों नहीं किया, आपने कंडक्ट क्यों नहीं किया, आपको ही कंडक्ट करना है ना, आप सेक्रेटरी हो तो फिर फेलियर आपका ही है,
ये करना चाहिए, आपने नहीं किया। इतना सारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना के रखा है गवर्नमेंट ने, क्यों बना के रखा है? बोला है कि आप ट्रेनिंग लो, इतना खर्चा किया है, पूना में इनहाउस ट्रेनिंग होता है एक हफ्ते का लोगों का, हाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, इंस्टीट्यूट है, ऐसे कराड़ में इंस्टीट्यूट है, और भी इधर विद्यानगर में अच्छा इंस्टीट्यूट है, हाँ जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। हाँ ऑफलाइन उधर मस्त जगह पूना में, लोनावाला आगे उस तरफ है, जब बाढ़ के बीच में पैसा कितना आता है? पैसा भी ज़्यादा होता है। ऐसा आपको थोड़ी जाता है, घटे जाए, आपको कलेक्ट करना है सिर्फ। आज देंगे ना सब कुछ, खाना पीना रहना घूमना फिरना इन्फॉर्मेशन ले लो। पहाड़ों के बीच। Anyways, we'll proceed. कितना बजे तक का टाइम नंबर 1 क्या है? Misuse of the word cooperatives or its equivalent in any language. कहाँ यूज़ करते हैं? कोई भी किसी को भी अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो नहीं हो, फिर भी आपने वो अभी किसी को बताया कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ वैसा, और मैं ये सब चीज़ों के अंदर हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे इसका भी पैसा दो, मैं वो भी पैसा दूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया ही नहीं आपने, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बिल्डिंग है, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी आपने उसको वर्ड को मिसयूज किया, तो वही बोल रहा है ना वो। एमसीएस एक्ट लागू नहीं होगा, आपका बात सही है कि इसके अंदर आप कैसे पकड़े जाओगे, क्योंकि ये वाला तो एक्ट आपका, जब भी आप एमसीएस रजिस्टर हो तो तभी आप करते हो, बराबर ना? आपका बोलना सही है। तो ये जो 147 जो दिया है ना, इसमें आप पढ़ो, आपने क्या लिखा है ऊपर, खाली इसमें लिखा है, पढ़ो ना, फर्स्ट लाइन पढ़ो, राइट साइड में पढ़ो, आफ्टर कन्विक्शन, बाकी सब में लिखा है, बाकी सब में लिखा है नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है बाकी सब? क्योंकि उसमें कन्विक्शन अलग से प्रूव करना पड़ेगा, क्रिमिनल या सिविल में जाकर के दूसरा कोई लॉ यूज कर, आप समझे? ये एमसीएस में नहीं आता, इसके लिए बोला है आफ्टर कन्विक्शन, बाकी सब एमसीएस के अंदर आता है, इसके लिए नहीं बोला है आफ्टर कन्विक्शन। गॉट द पॉइंट? लेकिन वो तो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं तो फिर सोसाइटी से यूज़ किया, जैसे वो सोसाइटी टी, तो वो आउट ऑफ लॉ हो गया। इट सेज कि वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ इट यूज्ड, एक बिल्डिंग ने यूज़ किया, वैसा अगर किसी ने सिर्फ तो मैंने एक एग्जाम्पल, हाँ सेम एग्जाम्पल, तो वैसा किसी ने सिर्फ सोसाइटी वर्ड यूज़ किया तो इट वर्ड होता है सोसाइटी विदाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या मालूम? हाँ वो ऑपरेटिव वर्ड यूज किया तो ये आएगा, हो जाएगा, तो ही आएगा। नॉर्मल कोई भी सोसाइटी कोऑपरेटिव है ना, एग्रीमेंट कोऑपरेटिव वर्ड अलग से, यहाँ पे मिसयूज ऑफ द वर्ड कोऑपरेटिव्स लिखा है नहीं, टू गेट टू, मतलब लोगों को कोई चीज उसको चाहिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, या कुछ और पैसा लेना है, फॉर्जरी कुछ करना है, या कोई ऐसा क्या स्कीम करना है, करेगा वो यूज करेगा, तभी कन्विक्शन के बस, क्योंकि वो आप सही बोले, आपने बोला ये तो कोऑपरेटिव के आदमी मैं अंदर आऊंगा दायरे में तभी मेरे को मिलेगा, तो मैं तो हूँ ही नहीं, इसके लिए कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन का मतलब, कन्विक्शन का मतलब क्या है? कन्विक्टेड मतलब प्रूव्ड इन लॉ, प्रूव्ड इन कोर्ट, हाँ बराबर ना? मतलब जज ने उसको पनिशमेंट दे दिया, मतलब कर दिया, प्रूव हो चुका है कि इसने गलती किया है, इसका ऑपोजिट क्या है? इनोसेंट क्या है? प्रूव करने के लिए 500 रुपये लगेंगे। नॉट फॉर इनोसेंट, इनोसेंट तो आज भी है, बट टिल द टाइम ही इज नॉट कन्विक्टेड ही इज इनोसेंट। कन्विक्टेड का ऑपोजिट क्या है मैडम? एक्विटल, एक्विटल, अक्यूज्ड, एक्विटल। आज तक अक्यूज था, प्रूव नहीं हुआ तो अक्यूज से निकल गया, एक्विटल। अब ऐसा याद रखो, अक्यूज, एक्विटल। वहां पे आई हैव अ कन्विक्शन दैट ही हैज डन दिस। कन्विक्शन, मेरा पूरा कन्विक्शन हो गया, मतलब मेरे दिमाग में पूरा मालूम पड़ गया प्रूफ के साथ में कि he has done this mistake। कन्विक्शन के साथ में बोल सकता हूँ, that is why it is called as conviction।
He has committed. मैं पूरी तरह मैं I am sure, I am convinced. Once you are convinced, then it is convicted. Once not, then accused के लेवल पे acquitted. बात चला वहीं के वहीं अंदर आएगा ही नहीं, उधर का उधर से बात है। वे क्या इसको रिया कर दिया क्या हिंदी का वर्ड क्या नहीं वे गुना नहीं बाई इज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने he has been acquitted ठीक है जो नेक्स्ट टाइम बोलेगा उसको 2 बिस्किट मिलेगा जिसने खिलाया उसने ही देगा जिन्होंने आज खिलाया वो देगा The powers under section 147 are not delegated to the officers of the cooperative department. The metropolitan magistrate or the judicial magistrate first class can try the offences under Cooperative Societies Act. Prosecution can be started only after prior approval of the registrar. इसका मतलब क्या है? What does this mean? कभी भी सोसाइटी में कभी भी आप कोई भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर किसी को फ्रेम करना चाहते हो, इसने ऑफेंस किया है, तो रजिस्ट्रार के पास पहला इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, फिर कोऑपरेटिव ये सोसाइटी एक्ट के अंदर ये उसने ऑफेंसेस किया है करके बताना पड़ेगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रार बोलेगा यस हियरिंग होगा, बोलेगा हाँ ये क्राइम हुआ है, अब आगे बढ़ो, क्योंकि रजिस्ट्रार थोड़ी कोर्ट है, रजिस्ट्रार नहीं बोल सकते इसको 3 साल जेल में डालो या 500 रुपया ले लो, बोले हाँ किया है इसने, प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन के पास जाओ और वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करो और वहाँ से आप ले लो, वहाँ से आप ऑर्डर ले लो, इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद अधिकार नहीं। फिर अगर रजिस्ट्रार के पास ये होता तो मतलब हर तीसरा सेक्रेटरी अंदर ही होगा ऐसा नहीं है, इसके पास नहीं है उसके लिए कोऑपरेटिव जेल बनाना, हाँ कोऑपरेटिव जेल बनाना स्पेशल, हाँ बराबर है, जैसा सिविल जेल जैसा कोऑपरेटिव जेल होगा, पक्का होगा। बजना फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं, जैसे अभी देखिए वेरियस ग्रेड्स रहता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब क्रिमिनल कोर्ट होगी, बेसिकली मजिस्ट्रेट के पास क्रिमिनल कोर्ट का जो हायरार्की है, पहला जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट मतलब सबसे लोअर, और उसके नेक्स्ट वाला आपका सेशंस कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट सेकंड लेवल, उसके बाद आपका थर्ड लेवल का आएगा है, ये क्रिमिनल का है, ये हायरार्की। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो फर्स्ट क्लास में तो लोवेस्ट जेएमएफसी बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये मामले में क्या है, क्रिमिनल में उसका प्रैक्टिस नहीं करते, मुझे नहीं मालूम, आप करते हो तो आप बताइए, मिली मार्केट में कौन सा सर वो मिली मार्केट में अंधेरी का जो स्टेशन के ईस्ट साइड नहीं निर्दोषी वाला नहीं, अंधेरी ईस्ट के जो बाहर स्टेशन के बाहर वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, एमएम कोर्ट, एमएम मतलब मेट्रोपॉलिटन, वहाँ पे हाँ वही बोरेली में है, बोरेली स्टेशन के बाद भी है ना, विक्टोरिया में भी, सुरला में भी, तो 4-5 प्लेसेस जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन फर्स्ट क्लास बैठे, वहीवाड़ा में फर्स्ट लेवल, उसके बाद सेशन अभी सेकंड हायर लेवल। सर लेकिन ये मैटर्स वो अंदर ही कोर्ट में नहीं जाएगा ना, इट विल गो टू कोऑपरेटिव कोर्ट, जाएगा अंधेरी में जाएगा, फिर वो मल्होत्रा हाउस बोलते वो क्या है? वो अलग है, वो अलग मैटर के लिए, ये क्रिमिनल है। हाँ मैंने सुबह स्टार्टिंग में क्या बोला, सिविल अलग है, क्रिमिनल अलग है। सिविल के लिए सिविल जेल हो सकता है, सिविल प्रिजन हो सकता है, बट ये क्रिमिनल के अंदर आएगा। जैसे प्रिजन मैंने इसके लिए बोला ना, ऑफेंसेस करके एक बार वर्ड आ गया, इट इज मोर टुवर्ड्स सोसाइटी के अंदर आ रहा है, हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने बोला कि सोसाइटी के अंदर ये क्रिमिनल क्या है, बट ये सब क्रिमिनल में है, ये सब जो ऑफेंसेस बोला है सब क्रिमिनल है, इसके लिए वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा, इट विल नॉट गो टू सिविल कोर्ट और आपका
सिटी सिविल कोर्ट में नहीं जाएगी। रजिस्टर सर पुलिस उसमें क्यों बोलना पड़ता है? वो डिपेंडिंग अपॉन थॉट ट्रैक, वो नीचे आ रहा है ना, आप देखो ना, प्रोसीजर फॉर पेनल्टी आ रहा है, नीचे आएगा। तो he can only offer, who can grant the approval only after giving opportunity to the person alleged। मतलब मैंने बोला जैसा कि रजिस्टर के पास बताने के बाद में हियरिंग होगा, प्रूव होगा कि इसने किया है, फिर वो बोलेगा कि यस ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर को लेके जाके आपको जूनियर जेएमएफसी के पास जाना है और बोलना है ये आदमी ने ये किया है, ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, आप ले लो अभी। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है बताओ? हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर का ऑर्डर लेके डायरेक्टली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आप जा सकते हो, बट जनरली प्रोसीजर ऐसा नहीं होता क्रिमिनल का। किसी को मालूम है क्रिमिनल में क्या होता है जनरली प्रोसीजर? जनरली प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपको पुलिस स्टेशन में जाना है, आपको पहला कंप्लेंट फाइल करना है, फिर उसके बाद में वो कंप्लेंट यू विल गेट कन्वर्टेड टू एफआईआर, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगा, उसके बाद कोर्ट में जाएगा, तब तक कोर्ट में नहीं जाएगा। बट इसमें क्या है, रजिस्ट्रार ने बोल दिया, रिपोर्ट दे दिया, तो डायरेक्टली यू कैन गो एंड अप्रोच दी एमएम कोर्ट। कोऑपरेटिव कोर्ट नहीं, कौन बोला कोऑपरेटिव कोर्ट? कोऑपरेटिव कोर्ट नहीं, एमएम कोर्ट लिखा है ना, रीड अगेन, रीड अगेन। ये क्वेश्चन आएगा तो गलती होना नहीं चाहिए, ऑफेंसेस 500 का 200 रुपया हो सकता है गलती, बट प्रोसीजर में गलत नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? The power under 147 are not delegated to the office of the cooperative department। ये cooperative, ये power, ये जो इसका जो अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं, उतना ही है उसके पास। पावर एक्शन लेने का पावर नहीं है। हमने पहला पावर और उन्होंने बोला सही, अथॉरिटी क्या है, ड्यूटीज, तीन चीज क्या था? ड्यूटी, और तो राइट है, इसको पावर नहीं है, ड्यूटी भी है उसका, राइट भी है, बट पावर किसके पास है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, तो वो यूज करेगा, ये यूज नहीं करेगा। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट थोड़ा कम ऑफेंसेस के लिए जेएमएफसी के पास जाता है। अगर आप रूरल एरिया में जाओगे वहाँ पे जेएमएफसी ही रहेगा, मेट्रोपॉलिटन नहीं मिलेगा। बट थोड़ा सा सिटी सेट में आओगे तो वहाँ पे आपको मेट्रोपॉलिटन नहीं फर्क है, लोएस्ट कोर्ट है, उसके बाद आपका सेशंस कोर्ट है, फर्क उतना ही। आप डिस्ट्रिक्ट मतलब जाओगे ना अंदर, मतलब गाँव की तरफ, हाँ पनवेल के आगे सब जाओगे तो वहाँ पे आपको जेएमएफसी कोर्ट ही मिलेगा। मुंबई की तरफ आएगा तो मेट्रोपॉलिटन मिलेगा एमएम, बट दोनों का अपील can try the offences under Cooperative Societies Act, try the offences है, offense Cooperative Society Act के अंदर किया हुआ है, बट रजिस्टर को अथॉरिटी नहीं है, मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी है, और वही ट्राई करे। Prosecution can be started only after prior approval by registrar। अप्रूवल रजिस्ट्रार सिर्फ अप्रूविंग अथॉरिटी है। हाँ मेरा एक एक्ट है, इसके अंदर ये ऑफेंस हुआ है, कंप्लेंट आया था, हियरिंग हुआ, मैंने सुना, हियरिंग के बेसिस पे ऑफेंस हो गया है कंप्लीट, मैंने ऑर्डर दिया है, आगे बढ़ो, उतना ही। तो वो दिस एज गुड एज एन एफआईआर और यू मे कॉल इट एज ए चार्जशीट। रजिस्टर का जो ऑर्डर है इट इज ए चार्जशीट, ऐसा आप समझो, इनडायरेक्टली इट इज ए चार्जशीट। वो आगे जाके वही कोर्ट में हियरिंग होते रहेगा, एमएम नहीं हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही होगा, रजिस्टर का रोल खत्म हो गया, वहाँ पे जाके फिर हियरिंग ही होता रहेगा। वो डिपेंड होता है कि आपका लक, आपने कौन सा कर्म करके आए, ऊपर से क्या है आपके साथ में, क्या क्या है आपके पास, ऊपर हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं बाद में। हाँ जा सकता है, अपील में मेट्रोपॉलिटन भी इसमें भी जाएगा, सेशंस का भी जाएगा, जिसको आप देखो, मेरा एक सिंपल फंडा है, इसका केस ज्यादा चलेगा ना, ऐसा समझ लेने का कि उसका उम्र ज्यादा है, मतलब भगवान ने ऊपर से 100 साल जियो गया ऐसा बोल के भेजा है, इसके लिए वो ज्यादा दिन के लिए केस लड़ता है, बराबर है, बराबर है ना? बट इसके मतलब ये नहीं है कि जल्दी खत्म हो तो जल्दी मरेगा, वो फार्मूला वैसा वैसा नहीं है, वैसा वैसा नहीं है। अब ये मत भाग जाके कोई मारेगा मेरे को, वैसा वैसा लागू नहीं है, खाली एक साइड लागू है।
सर उसमें रिवर्स बटन नहीं है रिवर्स नहीं, ओनली फॉरवर्ड। सर एक मेंबर ने कंप्लेंट किया तो रजिस्टर के बाद हो गया तो उसके बाद आउट हो गया तो उसमें जो खर्चा होगा वो कौन देगा मेंबर? देखो हर समय जो अप्रोच करेगा इनिशियल खर्चा वही दे। कभी भी याद रखो, एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कोई भी कोर्ट में किधर भी जाओ, सबसे पहला जो जिसको लगता है कि कुछ ऑफेंस हुआ है, कुछ गलत हुआ है या कुछ भी हो, पहला कोर्ट को अप्रोच करते समय जो भी कोर्ट फीस या खर्चा जितना भी होगा वो वही आदमी देगा। ऐसे ऑफेंसेस है जहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ऑफेंसेस में ज्यादा खर्चा नहीं है, कोर्ट फी वगैरह का पैसा देने का कम, सिविल ऑफेंसेस में ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वॉल्व है। क्रिमिनल में अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा बट उसका मुद्दा अलग है, क्राइम का मुद्दा अलग, पैसा इन्वॉल्व रहेगा। मैंने वो घर उसका लेने का था, इसके लिए मैंने खून किया उसे, बट खून किया वो नहीं है क्रिमिनल में, वो घर लेने का था, उसका कॉस्ट क्या है 3 करोड़ के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। सिविल कोर्ट में अगर एक्वायर करना है वो 3 करोड़ का घर, उसके सामने बोलेगा 0.25 या 0.5% स्टैंप ड्यूटी करो, फिर हम उसकी ट्रांसफर कराना है, उसके बाद मेरे को सुनना है वो प्रॉपर्टी में है, यहाँ पे खून में, यहाँ पे प्रॉपर्टी में सिविल। तो वो स्टैंप ड्यूटी जो भी भरना है कोर्ट का फी, वो जो अप्रोच करेगा उसको भरना है, ये स्टैंडर्ड रूल है। और अगर उसके बाद में उसका कोर्ट चलता रहेगा, फेवर में आएगा तो मिलेगा नहीं उसको पैसा, कौन देगा? वही रिइंबर्समेंट, ये अपना एलटीए नहीं है, ऑफिस में गया मैं खर्चा 15 दिन छुट्टी लिया वापस रिइंबर्स करो, ऐसा नहीं है। कॉस्ट करके मिलेगा, मैं वही पॉइंट में आ रहा हूँ, कॉस्ट करके आपको मिल सकता है, बट कॉस्ट विल नॉट बी इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर। कॉस्ट मतलब एक कोर्ट सोचता है कि हाँ मेरा इतना एक अमाउंट है 20,000, 25,000, 50,000, चलो 5 लाख, कोई एक्सट्रीम केस में कोर्ट बोलेगा इसको इतना लागू है, इतना सा इसका हुआ है, इसके वजह से मैं इसको कॉस्ट या कॉम्पनसेशन देता हूँ। अगर कोर्ट के ऑर्डर में आया तो ही आपको पैसा मिलेगा, तो आपको वो ऑर्डर में लेके आना है, कैसे भी करके उसको ऑर्डर का पार्ट होना चाहिए। अगर ऑर्डर के पार्ट में नहीं है कॉस्ट तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, बट आपको रुपया चाहिए था कि न्याय चाहिए था? उसको 500 रुपए फाइन लगाने के लिए मैं 1 लाख रुपए, आप उसको 500 रुपए लड़ने के लिए आप 3 साल लड़ोगे, बोले मेरा 2000 खर्चा हो गया, उसको 500 लगाने के लिए मैं इतना कोर्ट में क्या बोले, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखो आपको क्या चाहिए था, मुद्दा आपका क्या है कोर्ट में जाने का, कि मेरे को अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे न्याय चाहिए। तो आप उस समय पे ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा पैसा दे दो 500, आप मान सकते हो, बोले मेरा खर्चा हुआ, ये हुआ, वकील का फीस हुआ, ऐसा वैसा हुआ, दे दो। नहीं, प्रॉफिट मेकिंग वो इंटेंशन है, प्रॉफिट है, रिइंबर्समेंट तो आई एम नॉट इनटू दैट, बट द कोर्ट शुड आल्सो फील कोर्ट कैसा देता है कॉम्पनसेशन या ये, मैं वही बोलता हूँ आपको सर, कोर्ट आपको कॉस्ट या तो कॉम्पनसेशन का रिइंबर्समेंट या जो भी क्यों देता है, कैसा देता है, क्या उसका तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का या अरेव करने का? आप बोलोगे कि मैं तो लड़ूंगा तो केस इसके पास ही जाऊंगा, हाँ ये मलानी के पास ही जाऊंगा, मेरे को उसका फीस रिइंबर्स करो। बोले क्यों जाऊंगा, तुम तो आके खुद भी खड़ा हो सकते थे, आपके पास न्याय है, सब कुछ फैक्ट है, तो आप खड़ा रहो। आपको जो आने जाने का खर्चा था ना, जलगांव से आप हाई कोर्ट में आए, खर्चा ट्रेन का टिकट 2nd क्लास का या 1st क्लास जो भी तो मैं देता हूँ ना। आप पिटीशन बनाने का मिला, आपको 20,000 रुपये खर्चा हुआ होगा ना, आप आ जाओ दे दो। तो वो उन लोग का ऑलरेडी एक बनाओ, एक टेबल मतलब अनरिटन एक बनाओ, उसके हिसाब से आपको मिलेगा रिइंबर्समेंट या कॉस्ट। बट आप बोलोगे कि मैं दिल्ली 4 बार जाके आया फ्लाइट में सुबह शाम और एकदम बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करता हूँ मैं, तो ऐसे नहीं देंगे, वो नहीं रिइंबर्स होगा। आपको हैरेसमेंट बताना पड़ेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके इसमें सब कुछ प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा, वो केस के ऊपर डिपेंड होता है। सिविल में ज्यादातर मेंटल हैरेसमेंट नहीं मिलेगा आपको, शायद कंज्यूमर में मिल सकता है, क्रिमिनल में हो सकता है, सिविल में बहुत कम है मेंटल हैरेसमेंट, क्योंकि आपका जो क्लेम है वो ज्यादातर प्रॉपर्टी पे या पैसे पे होता है, लेन देन पे होता है, कमर्शियल में रहता है ज्यादातर, तो उसमें ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट का उतना नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसका कॉम्पनसेशन कोई ना कोई इंटरेस्ट के हिसाब से दिया है, तो अलग से वो नहीं गिना, तो ये अलग बात है। बट आपको 500 और 1000 रुपये मिल सकते हैं जो आपने छोटा मोटा जो खर्चा किया, केस करने का तो आप रिजल्ट करो, या फिर किसी को नहीं लेते हुए आप खुद लड़ो, सस्ते में हो जाएगा।
Procedure for decision regarding penalty. The alleged offence should be mentioned in the following document: audit memo, legal report, inquiry report, inspection report, administration का report, liquidator का report. ये सब चीजों में वो आना चाहिए, किधर न किधर कैप्चर होना चाहिए. Why? वो तो है, बट क्यों आना चाहिए? ये सब ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के क्यों अंदर क्यों आना चाहिए? वो तो है, बट ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोसीजर में क्यों लिखा है आना चाहिए? सिंपल है. ये बोला ना अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला. Pardon? करेक्ट, बट उसका भी एक रीजन है. मैं अभी बोला 5 मिनट पहले बताया मैंने. क्योंकि ये सब चीजें ऑफेंसेस जो कहा गया है, these are all offenses under कोऑपरेटिव एक्ट. कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर का कोई सेक्शन के अंदर उसको लेके आना पड़ेगा ना अपने को. ये रिपोर्ट ही बताता है कोऑपरेटिव एक्ट का सेक्शन. इसमें ऐसा लिखा है क्या अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ आईपीसी? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है. नहीं तो नॉर्मली क्या लिखता है, कौन सा आईपीसी का कौन सा सेक्शन में उसने गलती की है वो बताओ. तभी में जाके उसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पुलिस इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखेगा. तो सेक्शन कोट करना पड़ता है ना पुलिस इंस्पेक्टर को एफआईआर के पहले. तो वही सेम इसमें ये सेक्शन ऑडिट ये रिपोर्ट के अंदर आएगा तो ही उसको गिना जाएगा. इसके अंदर का ही लेना चाहिए. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अरे ये रिपोर्ट में तो था ही नहीं, बट मेरा उसका दुश्मनी है अलग से, वो उसको पकड़ के लेके जाओ. रजिस्टर को ऐसा कंप्लेंट नहीं कर पाओगे. आपको ये रिपोर्ट के अंदर का मैटर को लेकर ही आप कंप्लेंट कर पाओगे रजिस्टर. दिस इज द बेस फॉर कंप्लेंट. So any of these offences should be mentioned any of this report. Opinion of the government traders should be taken before initiating action. ठीक है. Officer concerned should file FIR to the police authorities. वो करेगा. अभी कौन करेगा? ऑफिसर वो करेगा अगर जरूरत पड़े. चार्जशीट टू बी सबमिटेड hearing of the court not below the rank of judicial magistrate first class. तो जो हम लोग मेहनत करते हैं एफआईआर फाइल करने के लिए, पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेता है नहीं लेता है, करेगा नहीं करेगा, बट इस चीज से जाने से अच्छा वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर जो रजिस्ट्रार है वो कर देगा तो ऑटोमेटिकली इट इज टेकन एज एन एफआईआर एंड चार्जशीट विल बी फाइल्ड. क्योंकि चार्जशीट फाइल किए बिना एमएम आपका मैटर लेगा नहीं, बट इट इज डीम्ड टू बी टू हैव रीच्ड दैट स्टेज. क्योंकि ऑफेंस ऑलरेडी एक अथॉरिटी ने ट्रायल मतलब एक ट्रायल जैसा कंडक्ट कर लिया है सामने और प्रूव हो चुका है कि इसने ये ऑफेंसेस किए हैं. अप्रूवल बिकॉज़ अप्रूवल ही दिया है, विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्टर. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन एक ही है, वही क्वेश्चन आ रहा है बार. एक ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये साल आएगा, बट अभी क्लियर हुआ है थोड़ा ना? नहीं हुआ. वो है क्लियर, लिख सकता है 5-7 मार्क के लिए. कितना पेज? 3-4 पेज लिखना पड़ेगा. 3-4 पेज नहीं लिखेगा तो नहीं लिख सकता. जो एक हम काम बैठते नहीं लिख पाओगे. वो घर में क्या खाता है वो सब नहीं होगा. जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या घर में खाना खा के निकलता है सुबह, उनका ड्राइवर क्या करता है वो सब नहीं आएगा. जुडिशियल सिंपल है. ये सब एक्ट आप बताओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, वो जनरली सिविल लॉ के अंदर आता है, बट देयर आर सम ऑफेंसेस व्हिच आर कैटेगराइज्ड अंडर क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. So they are 1, 2, 3 related to misappropriation of funds, related to 3 चीज था जिसमें imprisonment 3 साल का था. वो लिखो. Tampering of documents, misappropriation of funds, not reporting properly, forgery, ये सब आता है. All these come under provisions of 146, 147 में उसका punishment है. punishment का प्रोसीजर लिखो. कंप्लेंट करेगा, ये रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए. ये 4-5 रिपोर्ट्स के अंदर रजिस्टर देखेगा, ऑर्डर देगा, फिर उसके बाद जाके वो ऑर्डर के साथ में एफआईआर फाइल करेगा. एफआईआर पुलिस चार्जशीट करेगा, मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाएगा. आपका अगर होना है बेल मिला तो बेल मिलेगा, नहीं मिला तो ट्रायल चलेगा. इंप्रिजनमेंट हुआ तो जेल में रहोगे, नहीं हुआ तो घर पे रहोगे, चलेगा ट्रायल. फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन गलत है सही है.
फिर उसके बाद अल्टीमेटली मिलेगा, उसके बाद कन्विक्शन है या एक्विटल, इतना तो लिख सकते हो ना, तो 4 पेज में आएगा, 100% आएगा। सर हर समय देखो कोर्ट में आप डायरेक्टली एक चीज है, एक सीआरपीसी में भी एक प्रोविजन है, जब बिना पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन बिना पुलिस स्टेशन नहीं बोल सकता है, पुलिस स्टेशन तभी भी जाना ही है आपको, बट पुलिस अगर रिजेक्ट करता है आपका एफआईआर लेने से मना करता है, तो आप एक प्रोविजन है 153 है मेरे ख्याल से, 153 है ना मैडम, ये भी 153 और 63 सीआरपीसी है, 153 है 153(3) तब सेक्शन 3 के अंदर बोलता है कि अगर पुलिस ने आपका एफआईआर लेने से मना किया तो आप डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकते हो, बट डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं जा सकता है, कंप्लेंट तो वापस वही रूट से जाएगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम क्या है, खाली ऑर्डर देगा पुलिस को कि आप इसका एफआईआर लो, बट वो सब चीजें यहाँ पे अवॉइड हो गई। मैं वही बोल रहा हूँ, रजिस्टर का ऑर्डर इज एज गुड एज ऑर्डर ऑफ द you can say order to the police, order to the police rather, indirectly an order to the police कि आप FIR फाइल करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, वो ऑर्डर के साथ में वो पुलिस इंस्पेक्टर जाके देगा या रजिस्टर देगा, आप लोग नहीं देगा, रजिस्टर देगा, ये भी याद रखो, मेंबर के हाथ में वो नहीं, रजिस्टर ऑर्डर पास करने के बाद वो पॉइंट लिख रहे हैं, देखो ऑफिसर कंसर्न शुड फाइल एफआईआर टू द पुलिस अथॉरिटी, जो ऑफिसर है वही रजिस्टर का ऑफिसर, पॉइंट नंबर 3 ऑन पेज नंबर 11.3, ऑफिसर क्या करेगा, वो ऑर्डर के साथ में जाके एप्लीकेशन देगा, फिर एफआईआर फाइल हो, एफआईआर रूट के थ्रू ही आप जा सकते हो। याद रखो क्रिमिनल ऑफेंस में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन ये दोनों हुए बिना चार्जशीट नहीं फाइल हो सकती, होता है वो अलग बात है, आप पूछोगे कि नहीं बहुत केस में होता होगा, बट प्रोसीजर में बता दो, सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर फर्स्ट कंप्लेंट, फिर एफआईआर, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर चार्जशीट, फिर कोर्ट, इसके बिना नहीं होगा। कोर्ट बाद में बोल सकते हैं कि आप वापस इसका इन्वेस्टिगेशन करो, री इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कोर्ट, और प्रॉपर तरीके से नहीं किया वापस करो, बट इन्वेस्टिगेशन पहला टाइम तो करना पड़ेगा, रिपोर्ट तो देना पड़ेगा, या तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्रायल के लायक केस है या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते नहीं, उन्होंने जो एफआईआर का अगर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया वो तो एफआईआर को जो आप लोग बोलते हो वो मैं लिखता हूँ ना, मेरे पास उस समय पे कुछ नॉलेज नहीं रहता क्या ऑफेंस है, मैं ब्ला 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 बोला तो सब लिख दिया, लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सब जगह कि वो लिखा हुआ सही है क्या गलत है, अगर सही रहेगा तो चार्जशीट फाइल करेगा, चार्जशीट के साथ में क्या क्या ऑफेंसेस मैंने देखा सब जाएगा, आपका एविडेंस लेगा, आपसे पूछेगा कि आपका विटनेसेस कौन किस किस को आप विटनेस बनाना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा ये दे दो, उन लोगों को बुलाएगा, उनके पास जाएगा, सब कलेक्ट करेगा, मटेरियल कलेक्ट करेगा, उनका एविडेंस सब कलेक्ट करने के बाद में चार्जशीट बनाएगा। अगर कुछ भी नहीं मिला तो बोलेगा इसमें मेरे कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने तो बोला इतना सारा है बट मैंने इन्वेस्टिगेशन के टाइम में मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो मैं जीरो रिपोर्ट दूँ, वो रिपोर्ट फाइल कर दूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, देयर इज नो चार्जशीट फाइल, तो बोला नो ऑफेंस, चार्जशीट फाइल किया ट्रायल चलेगा, चार्जशीट नहीं फाइल किया तो डिस्चार्ज हो गया, देयर इज नो चार्जशीट को या डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, नथिंग मिला, तो जाना तो पड़ेगा आपको उधर से, प्रोसीजर तो सेम है, डायरेक्टली नहीं जा पाओगे, एनी डाउट? दो चैप्टर 7, 7, 14 ये तो उधर नहीं आएगा, ये ऑडिट में नहीं आएगा, ये खाली दर गवर्नमेंट ट्रेडर सेकंड नंबर ओके के नाम से गवर्नमेंट ट्रेडर, वो देखिए गवर्नमेंट ट्रेडर कौन होता है मालूम है आप लोगों को? हु इज अ गवर्नमेंट ट्रेडर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गवर्नमेंट ट्रेडर आर एट 2 डिफरेंट लेवल्स, बट है तो सेम ही, है दोनों सेम ही। नहीं अटॉर्नी मतलब क्या होता है, देखिए कभी भी आप कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल ऑफेंसेस में सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस ऐसे ही बोलता हूँ, सिविल रॉन्ग गलती एंड क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि मैंने बोला ना ऑफेंस क्रिमिनल क्राइम के साथ में ऑफेंस जोड़ा जाता है,
अगर क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो क्या पॉइंट होता है, क्या क्वेश्चन है? गवर्नमेंट लीडर। तो जब भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल ऑफेंस में आप जो भी कंप्लेंट करता है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो जाके जो रिपोर्ट करने के लिए जाता है, जो अफेक्टेड पार्टी है, जो भी अफेक्टेड पार्टी है, वो जब भी जाके कंप्लेंट फाइल करता है, वो दैट इज कंसिडर्ड ऑल सिविल wrong are considered to be private wrong, private dispute मतलब dispute between two parties, two individual parties, and all criminal offences are considered to be public wrong मतलब it is going to affect public at large, in some point in time. तो इसके लिए क्या होता है, जब भी क्रिमिनल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है तभी हर समय गवर्नमेंट को पार्टी बनाना पड़ता है. Government is always party to all criminal offences. Government of Maharashtra. The public prosecutor, so and so police of so and so police station under public prosecutor और government leader. ऐसा करके वो आप कंप्लेंट देखोगे, आपने गवर्नमेंट को पार्टी बनाना ही पड़ेगा. The first respondent is always the government. कभी भी. तो उस समय पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट लीडर रिप्रेजेंट. तो गवर्नमेंट लीडर अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो आपको जाके एफआईआर फाइल करना है. किसको? रजिस्ट्रार का ऑफिसर. आपको समझ रहे हैं या नींद आ गया? या मैं कुछ बराबर से नहीं बोल रहा हूँ? रजिस्ट्रार कंप्लेंट का आपका नतीजा आ गया, ऑर्डर आ गया रजिस्ट्रार, ये ऑफेंस किया करके रजिस्ट्रार ने बोला हाँ किया है, आगे का स्टेप बढ़ो. मेरे को पुलिस में आके कंप्लेंट करना है एफआईआर फाइल करने के लिए. गवर्नमेंट का आदमी बैठा है, वकील जो गवर्नमेंट लीडर है, गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा और बाहर लोगों को नहीं करेगा, कॉमन आदमी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. जब भी गवर्नमेंट पार्टी रहेगा तो वो खड़ा रहेगा, वेल आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ही इज द गवर्नमेंट लीडर. उसके पास जाके रजिस्ट्रार का आदमी पूछेगा मैं एफआईआर फाइल करने के लिए जा रहा हूँ, भाई सब सही है ना? ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि मेरा एफआईआर रिजेक्ट हो जाएगा या फिर मेरा आगे जा करके चार्जशीट नहीं बनेगा, कुछ और कुछ करना है क्या, मेरे को एडवाइस मैं क्या इसमें ऐसा करूँ कि मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर मैं क्या कौन से पॉइंट डालूं कि जिसकी वजह से ये लगे कि एक कॉग्निसेबल ऑफेंस है. कॉग्निसेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में क्या फर्क है? और भी कुछ है? बराबर. ऑफेंस जो है वेलेबल नॉन वेलेबल आप बोल सकते हो, जिसमें इम्प्रिजनमेंट पर्टिकुलर ईयर का होता है वो भी आजकल कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वो 2-3 क्राइटेरिया में डाल दिया है. तो वो कॉग्निसेबल ऑफेंस होगा तो ही एफआईआर फाइल होगा. कॉग्निसेबल ऑफेंस नहीं होगा तो एफआईआर फाइल ही नहीं होगा, तो नॉन कॉग्निसेबल होगा. एनसी जो बोलता है, जनरल वर्ड में हम लोग एनसी किया बोलते हैं ना पुलिस स्टेशन में. एनसी का मतलब है नॉन कॉग्निसेबल. नॉन कॉग्निसेबल मतलब उसमें पुलिस को अरेस्ट करने का आपको अधिकार नहीं है. जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा आपको जब तक अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है. इम्प्रिजनमेंट बात की बात, अरेस्ट आपको हाथ भी नहीं लगा सकता पुलिस. कॉग्निसेबल ऑफेंस होते समय अगर पुलिस को लगा आपको लगा के लेके जाने का है इंक्वायरी के, तभी आपको हाथ लगा सकते. वो सर कॉग्निसेबल ऑफेंस. तो ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है ये कॉग्निसेबल है, नॉन कॉग्निसेबल अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे. बट एफआईआर फाइल करते समय प्रॉपर्ली एक गवर्नमेंट लीडर का सपोर्ट लेके, उसका इनपुट्स लेके वो पुलिस के पास जाएगा. एप्लीकेशन होता ना, इसका पर्टिकुलर ऑफिसर विल अप्लाई टू द पुलिस एफआईआर के लिए. तो एप्लीकेशन सही तरीके से जाना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट लीडर का जरूरत है. इतना ही, और कुछ रूल नहीं अभी के लिए. बाद में जब कोर्ट में मैटर आएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जब खड़ा रहेगा तभी अक्यूज खड़ा रहेगा जिसने गलती किया है, और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट लीडर रिप्रेजेंट, गवर्नमेंट लीडर उसका ढूंढे, गवर्नमेंट का ढूंढे. गवर्नमेंट इज दी ओपोनेंट. नहीं, गवर्नमेंट इज दी कंप्लेनेंट. Respondent.
दोनों सेम ही है, फर्क नहीं है, अलग अलग लेवल है। नहीं वो तो नहीं वो आप जो बोल रहे हो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब जितने भी अक्रॉस इंडिया जितने भी एडवोकेट्स है या सॉरी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं उनके हेड, और एडवोकेट जनरल जो स्टेट के जितने भी लीडर्स है उसका नहीं करो। मेन जब बोलेगा कोर्ट बोलेगा कि नहीं आप लोग तो ठीक है रिपोर्ट हो गया, बट मेरे को अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन चाहिए, तो अटॉर्नी एकदम मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मैटर्स जो रहता है उसको डिसाइड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट्स चाहिए, तभी अटॉर्नी जनरल लाके खड़ा है, तभी गवर्नमेंट लीडर्स रहेंगे साथ में, बट अल्टीमेटली उसको बोला जाए कि ये सब मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। आप गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दें आपकी तरफ से क्या है ओपिनियन आप दे दो, इनपुट दे दो। हो गया सर टाइम? कितना टाइम है और एक क्लास भी होगा ना आपका? हाँ ऑडिट सही बोलत राहिले जरा करा ना हाँ? सिद्धेश अजय क्या अदर लोग थोड़ा बाकी है सिद्धेश रिकॉर्ड। एक और लेक्चर है क्या सावंत सर? अभी पॉसिबल नहीं है। अभी अपन क्या कि अपना 11th को प्री ओरिएंटेशन रखा है ये बाजू के क्लास में, इधर अपना ये होने वाला है रेगुलर, तो इसमें लास्ट सब अदर लॉस उस दिन ले लेता है। हाँ? वेळ नाही म्हणजे आपल्याला होईल नाही होईल नाही आता होईल ना, 15 होईल, 15 काय आहे? चलो होईल. नाही, वो तो ठीक है ना, वो तो 15 तुमचा सेकंड हाफ पण आहे का? 15 अभी 17 को फुल डे फुल डे तुमचा lecture आहे का? अकरा फुल डे लेक्चर इथे फुल डे आहे ना? आणि आपलं 11 ते 2 15 ते 2 बाजू के क्लास अच्छा। तर एक और सेकंड हाफ में लेक्चर लेक्चर इधर इधर अभी फोर्थ का था होगा। दूसरा कोई लेक्चर फोर्थ का अपन थर्ड या फर्स्ट को करेंगे और लेवल 7th लेवल का थर्ड को होगा नहीं, उसके बाद भी हो सकता है। 18 हाँ, करना पड़ेगा सागर का टाइम हालत नहीं सागर करना ही पड़ेगा टाइम तो क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा 18 पण घ्या 18 पण घेऊया 3 10 3 11 18 3 क्लास है फुल डे क्लास है 3 11 और 18 सुबह से शाम बराबर ना, तो 6 सेशन है अभी आपका नहीं होगा वो आपका दूसरा आता क्वेश्चन कोणतं राहिलं ऑडिट आणि बँकिंग हिस्ट्रीचं मला बोलतो त्याच्यावरती पण घेऊया आता हे वो प्लान करना पड़ेगा। प्लॅन करावं लागणार आपल्याला 6 सेशन में से दो सेशन सुनिए मेरा, 2 सेशन आप ऑडिट को दे दो, नहीं वो कौन सा दिन है वो आप डिसाइड कर लो। 6 सेशन है अभी 3 वीक कंप्लीट 6 सेशन एक मिनट सर अमित जी 2 सेशन ऑडिट को दे दो और 2 सेशन बैंकिंग को दे दो, 1 सेशन ऑपरेटिव को दे दो और 1 सेशन एक्ट को। ये कोऑपरेटिव मतलब हिस्ट्री और एक लॉ, इससे एटलीस्ट अदर लॉस में लेता हूँ नेक्स्ट टाइम 4 घंटे में हो जाएगी। समजलं 18 म्हणजे परीक्षा देवी 23rd को लोकांना एक्झाम आहे हाँ बराबर वो करेंगे ना। काय ऐका 18 पर्यंत लेक्चर चालणार ना सेल्फ स्टडी साठी वगैरे असं काही नाही आहे ना कुणाचं हा? चालेल ना अभी ऐसा ही इनको देखना पड़ेगा कि इधर जो आपके पढ़ रहा है वही है सिर्फ। हाँ यही जब घर में जाके हाँ इधर ही फर्स्ट महिला तो कुछ नहीं किया था
चालेल ना? अगले टाइम से फर्स्ट मेला ठेवा ना. यही करेंगे फर्स्ट मेला. फर्स्ट फर्स्ट प्लेचं काय इसके अंदर से फिर ये कंपेयर अभी तो दो केजी था बट फिर भी एक घंटा तो डिस्कस किया हमने सकाळचं आपल्याला नाही मिळणार. पर क्वेश्चन तो यही है दुपारनंतर मिळणार. थर्डला फुल डे घेऊया. थर्डला हे नाही. रिटर्निंग ऑफिसर पाच वाजता आहे. लवकर संपवूया. 3 वाजता संपवूया. 3:30 घरी जाऊन टाकतो. 3 वाजता संपवूया. 3 तारखेला. आणि 5 इलेक्शनचं तुमचं ट्रेनिंग आहे ना तुम्ही घेतलं इलेक्शन तो ये ऑडियो भी आम्हाला भेटा. होगा उसमें डिटेल में नहीं गया नाम